1271 अजीब जगह। एक शून्य तलवार कला 8वां रूप ढहते हुए आकाश। हाल के दिनों में डेमियन की सामान्य गतिविधियों के विपरीत यह बहुत बड़ी थी। यह जोरदार, शक्तिशाली था और इसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। संपूर्ण प्राचीन युद्ध क्षेत्र और यहाँ तक कि स्वयं स्वर्ग भी उस तलवार की ऊर्जा को छोड़ने वाले की शक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि प्रभाव बिंदु पर जहां वह और अमर रक्त असुर खड़े थे, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। समय असीम धीमी गति से चल रहा था। उनके चारों ओर गरजने वाली हवाएं शांत थीं क्योंकि वे एक दूसरे में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मिराज की खूबसूरत सतह पर दरारें पड़ गईं क्योंकि इसने उससे अधिक शक्ति का सामना किया जो वह वास्तव में संभाल सकती थी, और उपयोग करने पर तुरंत डेमियन को लगा कि उसका पूरा दाहिना हाथ टूट गया है। वह केवल दिव्य ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम था। अपने सर्किट के माध्यम से इसका मार्गदर्शन करना और इसका उपयोग करना पूरी तरह से अलग मामला था। वह इसे संभाल नहीं सका और वह यह जानता था, लेकिन फिर भी उसने जोखिम उठाया। हाथ को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने अपने मन को इसे स्थिर रखने के लिए मजबूर किया और केवल अपने हाथ को ठीक किया ताकि वह तलवार पर अपनी पकड़ बनाए रख सके। वह जो करना चाहता था उसके लिए इतना ही काफी था। विनाशकारी शक्ति इतनी विशाल थी कि उसने अमर रक्त असुर पर दबाव डाला, और जैसे जैसे उसने विभिन्न शक्तियों के माध्यम से खुद को दबाना जारी रखा, वह दबाव बढ़ता ही गया। डेमियन ने दांत पीसकर इसे सहन किया। उन्होंने अपने हाथ की क्षति को विशेष रूप से नियंत्रित किया क्योंकि उन्होंने पहले ही इसका बलिदान देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने उनके टकराव से बेतहाशा विस्तारित होने वाली दिव्य ऊर्जा को तेजी से अवशोषित किया और इसे अपने उपयोग के लिए पुनः उपयोग किया। ढहता स्वर्ग। उन्होंने इसे दोबारा इस्तेमाल किया। एक बार फिर वास्तविकता चरम पर पहुंच गई और इम्मोर्टल ब्लड असुर का आउटपुट कमजोर हो गया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दरार को पहले से भी अधिक गहरा कर दिया गया था, जिससे अछूती भूमि का केवल एक ही क्षेत्र बचा था जहां अमर रक्त असुर खड़ा था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमर रक्त असुर ने हुंकार भरी। वह समझ गया कि वास्तव में डेमियन ने क्या किया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके अपने मन का उपयोग उसके विरुद्ध किया जा रहा है, लेकिन वह डेमियन को ऐसा करने से नहीं रोक सका। एक बार जब उसने यहाँ नुकसान उठाया तो वह अविश्वसनीय रूप से अपना चेहरा खो देगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमियन को अपनी सीमा से बाहर निकलने के लिए आवश्यक 1 सेकंड का लाभ मिलेगा। यदि डेमियन को ब्लडहाउंड को निशस्त्र करने का कोई रास्ता मिल गया और वह ऐसी जगह भाग गया जहां अमर रक्त असुर नहीं पहुंच सका, तो उसे दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे इस ढीठ लड़के को यहीं और अभी रोकना था। शायद वह यही सोच रहा है। डेमियन की आंखें अभी भी केंद्रित थीं। कोलैप्सिंग हेवेंस के दूसरे प्रयोग से उनका पक्ष टूट रहा था, लेकिन उन्होंने दर्द को कम किया और फिर भी जारी रखा। समय अभी भी रेंगरेंग कर चल रहा था। चाहे यह उनके शब्द हो या कार्य, वे इतने करीब से घटित हुए कि दूसरों को शायद यह एहसास ही नहीं हुआ कि एक शक्तिशाली स्लैश के बजाय 2 अलग-अलग स्लैश थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही लक्ष्य था। जब तक यह 1 सेकंड बीत गया, डेमियन ने मौका देखा। अमर रक्त असुर ने अपना मन तब तक वापस ले लिया जब तक कि वह डेमियन को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहा था और इसे अपने शरीर के भीतर संपीड़ित करना शुरू कर दिया। वह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। डेमियन अभी भी पूरे जोश में मिराज के साथ उसके ऊपर हवा में था, इसलिए वह ऐसी स्थिति में था जिससे उसे केवल नुकसान ही होगा। लेकिन वह ठीक था। बचने के लिए वह एक हाथ से भी अधिक का बलिदान देने को तैयार था।
जब तक उनकी जान बची, बाकी सब निपटाया जा सकता था। अमर रक्त असुर ने गहरी नाराजगी जताई और घृणा से पागल होकर डेमियन की ओर देखा। मरना। उसने अपने दाहिने हाथ से मिराज को पकड़ लिया, ब्लेड को चकनाचूर कर दिया और डेमियन की गर्दन को निशाना बनाते हुए अपने बाएं हाथ से आगे बढ़ गया। उसका मन एक नई गुणवत्ता तक पहुंच गया जो डेमियन ने पहले नहीं देखा था। गहरा मैरून रंग कानूनों की एक जटिल संरचना का प्रतीक था जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। यह एक कार्ड था जिसे इम्मोर्टल ब्लड असुर ने कभी भी यहाँ उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। डेविल्स हैंड नामक एक चाल जिसे उसने दिव्यता पर चढ़ने से पहले रक्त कानूनों के बारे में सीखी गई हर चीज का उपयोग करके विकसित किया था। जिन लोगों को इस कदम की शक्ति को देखने का अधिकार था, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी और वे सभी इसे महसूस करते ही भयभीत हो जाते थे। हालांकि डेमियन ने इसे केवल एक उद्घाटन के रूप में देखा। अब उसने उस एक ही पल में अपने शरीर को असंभव रूप से मोड़ दिया। जैसे ही समय का प्रवाह सामान्य हुआ, कई चीजें एक साथ घटित हुईं। मृगतृष्णा के टूटे हुए टुकड़े स्थानिक दरारों में बदल गए और अमर रक्त असुर के हाथ को निगल गए। यह एक विशेष गुण था जिसे डेमियन ने व्यक्तिगत रूप से तलवार में धारण किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के स्थानिक नियम कितने महान थे, मिराज की पारभासी सामग्री सीधे स्थानिक टूटन बन जाएगी जो उस पर चिपक जाएगी और उसे टूटने के लिए मजबूर कर देगी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में, जहां अंतरिक्ष अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध था, इस घटना से अमर रक्त असुर स्वाभाविक रूप से चौंक गया और उसने अपने हमले पर नियंत्रण खो दिया। मन उग्र हो गया और पीछे हट गया, लेकिन हमले से अधिकतम लाभ उठाने के लिए उसने जितनी जल्दी हो सके इसे नियंत्रित किया। डेमियन ने हवा में लात मारी और अपने शरीर को मोड़ लिया। अमर रक्त असुर को पीछे धकेलते हुए सीधे नीचे जमीन की ओर चला गया। अमर रक्त असुर का पंजा डेमियन के कंधे को चीर गया और जैसे ही रक्त असुर पवित्र गुरु ने डेमियन के मांस का एक टुकड़ा पकड़ लिया, डेमियन ने फिर से उसे घुमाया और उसे अपने शरीर से अलग होने दिया। इससे पहले कि अमर रक्त असुर प्रतिक्रिया कर पाता, डेमियन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अलौकिक हो गया और वह उसकी सतह पर गायब हो गया। वाह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गरजती हुई हवाएं लौट आईं। वातावरण आध्यात्मिक अराजकता में बदल गया क्योंकि उन कुछ क्षणों में छोड़ी गई ताकतें अंततः उसमें फैल गईं। इन सबके बीच में खड़ा होकर अमर रक्त असुर अपने हाथ में मौजूद मांस को एकटक घूरता रहा। उसकी नजर नीचे जमीन पर गई। डेमियन शून्य। उसने क्रोध किया। तथ्य यह है कि डेमियन मैदान में चला गया, जिससे पीछा करना 100 गुना कठिन हो गया। आखिरकार जमीन पूरी तरह से ठोस थी। हालांकि डेमियन इसे तोड़ने में कामयाब रहा। भले ही इम्मोर्टल ब्लड असुर ने उस दरार का उपयोग उसकी गहराई में जाने और उसका पता लगाने के लिए किया हो, लेकिन उसका पीछा करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। चूंकि डेमियन ने बल का प्रयोग किया था, इसलिए इस स्थान पर 99% डेमिगोड मारे गए होंगे। यहाँ तक कि इम्मोर्टल ब्लड असुर का भी एक हाथ गायब था और इसकी वजह से उसे कई आंतरिक चोटें आईं। धिक्कार है। अब वह हार नहीं मान सकता था। ब्लडहाउंड। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद क्षमता का आह्वान किया। अब उसके पास डेमियन का अधिक मांस था, इसलिए सतह पर उसकी स्थिति का पालन करना कठिन नहीं होगा। हालांकि ब्लडहाउंड नहीं हिला। इसका मतलब साफ था। डेमियन किसी अन्य दिशा में नहीं भाग रहा था। वह सीधे नीचे जा रहा था। अमर रक्त असुर उबल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अच्छे से उन्होंने अपनी भावनाओं को शांत किया। अपनी मुट्ठी बंद करके
उसने खून से सने मांस को अपने शरीर में समाहित कर लिया और इसका उपयोग अपने दाहिने हाथ के लिए एक नया हाथ बनाने में किया। अगर तुम चूहे की तरह छिपना चाहते हो तो मैं इंतजार करूंगा। वह अपनी जगह पर बैठ गया और खोजी कुत्ते को सक्रिय रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत गया या उसने कितना मन बर्बाद कर दिया, वह इसे सक्रिय रखेगा। वह जंगली कुत्ते की तरह गुर्राने लगा। उनकी आमतौर पर शांत अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। जिस क्षण आप सतह पर वापस आते हैं, उसने अपने मन पर एक प्रतिज्ञा की, एक ऐसी शपथ जिसे स्वर्ग भी स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, डेमियन शून्य। अध्याय 1272 अजीब अंतरिक्ष 2। डेमियन अंधेरे का बहुत आदी हो गया था। यह एक और मामला था जहां उसके आसपास सब कुछ अंधेरा था, लेकिन हर बार के विपरीत वह खाली जगह पर नहीं था। यह अंधकार खालीपन के बजाय परिवेश में सामग्री के अत्यधिक घनत्व से आया है। वह इस समय धरती की गहराइयों में गोता लगा रहा था। उसने अपने शरीर को वन विद डायमेंशन के एक रूपांतर के माध्यम से अलौकिक बना दिया था और इस कदम को उठाने के लिए उस मायावी संपत्ति का उपयोग किया था, लेकिन वह उन परिणामों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जो उसके भौतिक होते ही उस पर प्रहार करेंगे। इसने उसे एलिट्रा के साथ बिताए समय की याद दिला दी। यदि वह एक बार भी चूक गया तो उसका शरीर या तो उसके आसपास के पदार्थ के साथ मिल जाएगा या विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि वह एक ही स्थान पर मौजूद नहीं रह सकता। मुझे आश्रय ढूंढना होगा। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र की सतह के नीचे कुछ भी नहीं था। इतने लंबे समय तक उपयोग किए जाने के बाद इसके बुनियादी तंत्र उन लोगों के लिए अजनबी नहीं थे जिन्होंने इस पर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि डेमियन ने अलग तरह से सोचा। दुनिया के लिए कोई भूमिगत वातावरण न होना कोई अजीब बात नहीं थी, विशेष रूप से इस तरह की जगह जहां स्वयं का जीवन नहीं है। अगर धरती के नीचे रास्ते होते तो यह अजनबी होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी कितनी सघनता से भरी हुई है, वहां जेबें तो होनी ही थीं। डेमियन को विश्वास नहीं हुआ कि उसे कहीं भी एक भी भूमिगत गुफा नहीं मिली। उन्होंने यह भी नहीं माना कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से किसी भी चीज से रहित था। वे कहते हैं कि यह स्थान स्वर्गीय दुनिया का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसका अर्थ है कि यह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड द्वारा डेमिगॉड युद्धों के लिए एक मंच बनने के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए कुछ तो होना ही था। चाहे वह खनिज शिराएं हो या प्राकृतिक गुफाएं, वहां कुछ तो होना ही था। आखिरकार स्वर्गीय दुनिया अभी भी एक दुनिया थी। इसके एक टुकड़े को तोड़ने के लिए कोई कारण होना चाहिए। यदि वह कारण भूमि पर नियमित विवाद होता तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती। दूसरी ओर यदि यह एक युद्ध क्षेत्र था, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां अपार शक्ति के लोग लड़ते थे, तो न केवल इस भूमि के निर्माण की कहानी अधिक प्रशंसनीय हो जाती थी, बल्कि इसके पहले और बाद में यहां मरने वालों के अनगिनत दफन खजाने होने की संभावना थी। जुदाई और वे खजाने, यदि वे सतह पर नहीं हैं, तो उन्हें जमीन में होना होगा। डेमियन लालच के कारण उनकी तलाश नहीं कर रहा था। नहीं, यदि वे खजाने मौजूद होते तो वे उसकी जीवन रेखा होते। समस्या यह है कि यदि यह स्थान सार्वभौमिक कानून द्वारा संकुचित नहीं किया गया था और मूल रूप से इस तरह बनाया गया था, तो एक स्थानिक अभ्यासकर्ता के अलावा किसी अन्य के लिए यहां पहुंचना असंभव है। या तो वह या किसी देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति वाला प्राणी। सच्चे भगवान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन इस विचार का और अधिक मनोरंजन करना चाहता था, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं था जहां वह ऐसा कर सके। चूंकि मुझे ऊपर से कुछ भी महसूस नहीं होता है, अमर रक्त असुर ने शायद पीछा न करने का फैसला किया है।
लेकिन यह मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वह आदमी सक्रिय रूप से उसका पीछा नहीं कर रहा था। यह तथ्य कि उसकी स्थिति दर्ज की जा रही थी नहीं बदला। यह बदतर है क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता। चूंकि क्षमता उसके अपने शरीर से आती है, जब तक मैं नहीं कर सकता। डेमियन को अचानक एक बढ़िया विचार आया। अच्छा, जब तक मुझे आश्रय मिलता रहेगा, मैं उससे बचता रहूंगा। समस्या वास्तव में ऐसा करने में थी। सौभाग्य से डेमियन ने कोलैप्सिंग हेवंस के लिए अपने स्वयं के मन का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसके पास अभी भी अपनी ईथर अवस्था में रहने के लिए पर्याप्त समय था। उस समय के साथ उन्होंने खोज की। वह पृथ्वी की सबसे गहरी परतों तक चला गया और वहां से एक भी जेब की तलाश में हर दिशा में यात्रा करता रहा। चूंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र काफी सिकुड़ गया था, इसलिए उसे देखने के लिए जितनी जगह चाहिए थी वह कम हो गई थी, लेकिन टेलीपोर्ट करने में सक्षम न होने के कारण सैकड़ों लाखों किलोमीटर अभी भी उसके लिए एक बड़ी दूरी थी। उसके पास लक्ष्यहीन रूप से एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घनी धरती में संग्रहित मन उसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वह अचानक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन यह उसे पूरी तरह से समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक वह अपनी अलौकिक अवस्था को बनाए रख रहे थे, उनकी जागरूकता कुछ किलोमीटर से अधिक नहीं फैल सकी। कुछ बिंदु पर वह अपनी मूल स्थिति और सतह के संबंध में वह कहाँ था, इसका ट्रैक खो गया, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वह कहीं भी जाए, दुश्मन हमेशा उससे ऊपर रहेगा। यह उम्मीद से ज्यादा कठिन है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र एक नियमित दुनिया की तरह नहीं था। इसमें टेक्टोनिक प्लेटों जैसा कोई सिस्टम नहीं था जो इलाके को बदल दे। इसे हर समय बिल्कुल वैसा ही रहने के लिए बनाया गया था, और यहाँ तक कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद यह ठीक हो जाता था, तब भी यह सार्वभौमिक कानून की शक्ति के माध्यम से अपने पिछले स्वरूप में वापस आ जाता था। यह अच्छा भी था और बुरा भी। यह अच्छा था कि सब कुछ अपनी जगह पर बना रहेगा, क्योंकि यह शर्म की बात होगी अगर खजाने टेक्टोनिक आंदोलन से नष्ट हो गए, लेकिन यह बुरा था कि डेमियन के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वह जो चाहता था उसकी तलाश कर रहा था। कुछ समय बाद उसने आशा खोना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि सतह पर इंतजार कर रही मौत के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हालांकि इसमें काफी समय लगा और यह सही हुआ, क्योंकि उसकी आशा शून्य हो गई थी, फिर भी उसे यह मिल गया। एक छोटी सी जेब, बमुश्किल इतनी कि उसे जेब कहा जाए। यह वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, बल्कि यह आशा है। यह त्रिज्या में लगभग खरगोश के बिल के आकार का था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि यह अस्तित्व में था, इसलिए अन्य भी अस्तित्व में होंगे। उस समय से डेमियन को एक नया उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने समय की परवाह करना बंद कर दिया और आसपास के मन का उपयोग करके खुद को बनाए रखा, इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह हर दिशा में गया। वह अंतरिक्ष का एक भी क्षेत्र खोए बिना ऊपर और नीचे दोनों तरफ गया, जिसकी संभावना हो सकती थी। जब तक अंततः वहां है। वह उसका सामना कर रहा था, लेकिन वह उससे लगभग 1 किलोमीटर नीचे था। वहां एक खाली जगह मौजूद थी। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि अंदर कुछ भी था, लेकिन डेमियन को इसकी परवाह नहीं थी। यह उसके रहने के लिए काफी बड़ी जेब थी। वह पानी से बाहर कूदती मछली की तरह तेजी से उस क्षेत्र में घुस गया। यह पूरी तरह से एकांत था। ऑक्सीजन या इस तरह की किसी भी चीज तक पहुंच नहीं थी, लेकिन यह ठीक था। डेमियन उस स्तर से बहुत आगे निकल चुका था जहां जीने के लिए ऐसी प्रतिक्रियाएं आवश्यक थीं। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा है।
अप्रत्याशित रूप से उसके आराम करने के लिए एक छोटी सी जगह के बजाय यह जगह अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र था, जो किसी के लिए वर्षों तक रहने के लिए पर्याप्त से अधिक था, अगर वे अलगाव का सामना कर सकें। वह एक दीवार के सहारे झुक गया और अपने भौतिक शरीर की अनुभूति को महसूस करने के लिए कुछ सांसें लेते हुए नीचे सरक कर बैठ गया। हो सकता है कि यह अंतिम लक्ष्य न हो, लेकिन मैं यहाँ कुछ देर आराम करूंगा। डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सोना जरूरी नहीं था, लेकिन अभी ऐसा लगा कि ऐसा करना सही है। वह मानसिक रूप से थक चुका था। आराम के कुछ क्षण उसके लिए सबसे कम योग्य थे। लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश होता, उसकी आंखें खुल गईं। क्या खराब काम किया जा रहा है? आराम, स्वास्थ्य लाभ। अभी उसका समय नहीं था। बल्कि वह थका भी नहीं था। वह अतीत के लिए अलौकिक था, न जाने कब तक, इसलिए उसे ज्यादा थकान भी महसूस नहीं हुई। जब उसकी मानसिक स्थिति की बात आती है, तो इम्मोर्टल ब्लड असुर जैसा कोई व्यक्ति उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। संत सम्राट का सामना करने के बाद डेमियन के खतरे की भावना का स्तर उस महिला की तरह बढ़ गया था जिसे आखिरकार एक अच्छा आदमी मिल गया था। इसलिए मैं आखिर क्यों थक गया हूं? या तो वह गलत था और उसके शरीर को अस्तित्व के लिए वास्तव में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, या कुछ तो है जो मेरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। यह पहले वाला नहीं हो सकता। यदि ऐसा है, तो डेमियन अंतरिक्ष के निर्वात में 83 अरब बार मर चुका होता। अत एक ही उत्तर रह गया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। यह वही हो सकता है जिसकी मुझे तलाश थी। अध्याय 1273 अजीब जगह 3। डेमियन खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। इस सामग्री का निर्माण N0 बिन से जोड़ा जा सकता है। गुफाएं सामान्य दिख रही थीं और अंधेरा नियमित था, बाहरी सेनाएं प्रभावित नहीं थीं। उसने यह नहीं देखा कि कोई भी चीज उसे प्रभावित कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा लगा, इसलिए उसे इस भावना पर संदेह नहीं हुआ। शायद वह काम करना चाहता है। उन्होंने उस क्षमता को सक्रिय करने के लिए अपनी आंखों में मन लगा लिया, जो उनकी युवा पीढ़ी से ही उनके पास थी। यह एक अद्वितीय क्षमता में से एक थी जिसका वे अभी भी सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे थे। सब कुछ देखने वाली है। जैसे जैसे उसकी आंखों की पुतलिया में नीलमणि का रंग घूम गया, दुनिया उसके सामने अलग अलग रूप से सामने आ गई, जैसे कि वह किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से वास्तविकता को देख रही हो। ऐसा लगता है कैसे स्रोत हैं? उसने इसे चारों ओर से, गुफाओं की दीवारों से महसूस किया। यह आश्चर्यजनक है। जब मैं खोज कर रहा था, तो मुझे पृथ्वी की गहराई से स्पष्ट रूप से पता चला, क्योंकि मुझे विश्वास था कि चट्टान के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। उन्होंने जो कुछ भी किया था, उन्होंने रॉक का रूप धारण कर लिया और अपनी इंद्रियों को भी मूर्ख बना दिया। फिर इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका इसे तोड़ना है। डेमियन की ऊर्जावान ऊर्जा से चमकती रही स्थिति, उसकी पिछली स्थिति बिल्कुल विपरीत। सबसे समुद्री स्थल पर खोज के लिए वह थोड़ी अधिक उत्सुक थी। बूम, बूम, बूम। जैसे ही डेमियन ने वॉल्स पर हमला किया, गड़गड़ाहट की आवाजें मोनोकोन ग्लासगो। उन्हें तोड़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान था, विशेषकर जब अल्पविकसित दृष्टिकोण कानून चलन में था। एक अजीब घटना, जिसका यही एकमात्र विवरण जो डेमियन दे सकता था। यहाँ तक कि अमर रक्त असुर को भी इस चट्टान को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या वह इसे इतनी आसानी से कर रहा था? यह लगभग आदर्श ही था जैसे, अगर ऐसा मामला है, तो मुझे भी इसका सामना करना पड़ेगा।
डेमियन ने सवाल करते हुए कहा कि बंद कर दिया और एक जीव की तरह रॉक को तोड़ दिया जिसने अपने पूरे जीवन में सुर्गें खो दी। उसने देखने वाली आंखों से ऊर्जा का पता लगाया, लेकिन हर बार जब वह करीब जाती थी तो वह खुद को दूर कर लेती थी जैसे कि वह जीवित थी। लेकिन इससे डेमियन और अधिक उत्सुक हो गया। स्पष्ट लक्ष्य के साथ पीछा करना मजेदार था। इससे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंततः उसे अपने प्रयास के लिए छोड़ दिया गया जब उसे यह मिल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए सुरंगें बनाई और सुरंगें बनाई। वह एक दिन में मूल गुफा से लगभग 10 लाख किमी दूर पहुंच गया, लेकिन जिस आहा का उसने पीछा किया वह भी बंद कर दिया। उलझन। डेमियन ने एक आखिरी मुक्का मारा और उसके दुश्मनों पर डेल के बजाय चट्टान उठी चट्टानों की ओर मौजूद खाई में गिर गई। यही रह रहा है। डेमियन मुस्कुराया। वह अंततः यहाँ था। वह नीचे कूदा, लगभग 1 किलोमीटर तक गिरते गिरते फिर से समतल जमीन पर गिरा और जब उसने छलांग लगाई, हाँ 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 हाँ, वह हारकर हंसा। जब वह अपनी अलौकिक अवस्था में खोज कर रहा था तो वह निश्चित रूप से इस स्थान से गुजरा था और उसे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन यह यहाँ था। एक कमरा जिसमें पदार्थ था। एक कमरा जिसमें वस्तुएं रहती थीं। वहां केवल 3 थे, लेकिन मात्रा कोई मायने नहीं रखती थी। यदि वे वास्तव में स्वर्गीय दुनिया के अवशेष थे तो वे अच्छे होने के लिए बाध्य थे। पहला एक घिसा हुआ निहाई था जिसका उपयोग स्पष्ट रूप से अनगिनत शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए किया गया था। इसमें अनगिनत लोहारों के अनुभव थे जिन्हें एक मास्टर के स्तर तक गढ़ने की कला की समझ को बढ़ाने के लिए आत्मसात किया जा सकता था। किसी को बस इसके उपहार प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना था। यह एक निर्जीव बुजुर्ग था जो एक महत्वाकांक्षी लोहार को तब तक शिक्षा देता था जब तक कि वे पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते। डेमियन ने इसे कुछ देर तक देखा, लेकिन चूंकि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह तुरंत उपयोग में ला सकता था, इसलिए उसने बाद में अधिक ध्यान से जांच करने के लिए इसे अपने उपस्थान में फेंक दिया। दूसरी एक लौ थी जो विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किए गए एक आसन के ऊपर धीमी गति से जल रही थी। यह उस थकान का स्रोत था जो उसे पहले महसूस हुई थी। अब इसके सामने खड़े होकर डेमियन को खुद को जागृत रखना लगभग असंभव लग रहा था। नहीं, यह उससे भी अधिक था। उसकी आत्मा ही अशक्त हो रही थी। यदि उसने विरोध नहीं किया तो संभवतः वह अत्यधिक नींद की स्थिति में चला जाएगा जिससे वह खुद को छुड़ाने में सक्षम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल वैसा ही होगा। और यही चीज उसे जगाए रखती थी। डेमियन को पता था कि यह लौ क्या है और इसकी पहचान ने उसे इतना उत्साहित कर दिया कि वह बेहोश हो गया। उसने खुद को जगाए रखने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी ताकि वह इसे देखता रह सके। स्वर्गीय ज्वाला सूचकांक में 6ठा स्थान, शाश्वत स्वप्न ज्वाला। इटर्नल ड्रीम फ्लेम की क्षमताएं उनके प्रभाव पर डेमियन की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक भयानक थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें किसी भी प्रभावित व्यक्ति को चिर निद्रा में सुलाने की क्षमता थी। उनकी आत्माओं को एक सपने में मजबूर किया जाएगा जहां वे अनंत काल तक आग की लपटों से भी पीड़ित होंगे। यह सबसे अच्छा हिस्सा भी नहीं है। लॉ का मालिक सपने में प्रवेश कर सकता है और अपनी इच्छानुसार इसमें हेरफेर कर सकता है। वे शत्रु की आत्मा को नियंत्रित करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए लॉ का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे ही डेमियन ने उसमें अपना हाथ डाला, वह एक छोटी लड़की की तरह खिलखिलाना बंद नहीं कर सका। शून्य ज्वाला, तुम्हें पता है कि क्या करना है। वह काली और सफेद लौ, जिसने इतनी देर में उसका शरीर नहीं छोड़ा था, अवसर पाकर उछल पड़ी। डेमियन की लापरवाही पर आक्रोश में अपनी जीभ फड़फड़ाने के बाद
इसने तेजी से अनंत स्वप्न ज्वाला को अपनी चपेट में ले लिया और अपना अवशोषण शुरू कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने निचले ब्रह्मांड में कई अन्य स्वर्गीय लपटें नहीं देखी हैं। जो लोग सूची में शीर्ष पर हैं, वे अवश्य ही स्वर्गीय दुनिया में होंगे, क्योंकि निचले ब्रह्मांड ने उन्हें घर में रखने के लिए बहुत खतरनाक माना था। डेमियन अपने शस्त्रागार में एक और ताकत जोड़ने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे यहाँ हर चीज की पहचान को समझना अधिक महत्वपूर्ण लगा। पहले की निहाई हथौड़े के बिना पूरी तरह से नहीं था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन डेमियन के पास से पहले ही इसका उपयोग करने की कई चीजें थीं। आखिरकार उसे मिराज को ठीक करना ही था। 0 होने का मतलब है कि डेमियन को इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वह प्रत्याशा के साथ तीसरे स्थान पर रही। खजानों में से उसे इस खजाने में सबसे ज्यादा दोस्त थी। यह हर आशय स्पष्ट और था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी तरह का शाश्वत स्वप्न उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। इस परिभाषा के प्रभाव का कारण यह था कि डेमियन को पहले स्थान पर यहां लाया गया था। अन्यथा इस क्षेत्र के छुपे होने के कारण वह कभी भी इसे पढ़ने के करीब भी नहीं पहुंच पाता। डेमियन ने इसे अच्छी तरह से देखा, लेकिन यह एक सामान्य स्लेट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। कुछ ऐसा था जो आम तौर पर पहचानने के लिए कुछ और प्राचीन संस्कृतियों में ले जाया गया था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अपनी जिज्ञासा के विरोधियों को तौलने पर उसकी जिज्ञासा जीत गई। उन्हें कम से कम विश्वास था कि अवलोकन परिणामों से बचना अमर रक्त असुर से बचना की तुलना में आसान होगा, क्योंकि स्लेट पर दिव्य ऊर्जा का कोई निशान नहीं था। चैरिटेबल डिसीजन हो गया था। डेमियन ने सावधानी से खुद को दूर टेलीपोर्ट करने और ईथर में बदलाव के लिए तैयारी की। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया, तो वह कई कदम पीछे चला गया और अंततः अपना मन स्लेट में डाल दिया। दिव्य ऊर्जा अद्भुत मात्रा में प्रस्फुटित हुई, जिससे एक विशाल भंवर बना जिसने तेजी से खुद को वश में करने से पहले पूरे स्थान को शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन से भर दिया। स्लेट एक समान क्रिस्टल में बदल गया जो अब तक का सबसे शुद्ध और नीला पत्थर की तरह दिखता था। उसके मन में विद्यमान शांति से वह घूम रहा था, क्योंकि एक पूर्व इच्छा पर काम कर रहा था। डेमियन की रेखाएं पतली हो गईं। उनकी सामने वाली नीली रोशनी से एक होलोग्राम साकार हो गया। यह एक आदमी की रूपरेखा थी जो थोड़ा ही भारी था, और हालांकि इसकी विशेषताएं पूरी तरह से परिभाषित नहीं थीं, डेमियन ने इसे तुरंत पहचान लिया। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होलोग्राफिक फोरम ने कॉन्क भारी मनसा के साथ उसकी ओर देखा। चूंकि तुमने इसे यहाँ बनाया है, मुझे विश्वास है कि आखिरी बार आया है। बेटा, 1274 अंतिम टुकड़े 1। चूंकि तुमने इसे यहाँ बनाया है, मुझे विश्वास है कि आखिरी बार आया है। बेटा, डेमियन का दिमाग फिर से मोटा हो गया। जब यह आदमी प्रकट हुआ तो यह एक नियमित घटना प्रतीत हुई। गहरे काले बाल और किसी भी सागर से भी गहराई तक छिपे हुए ये विशेषता होलोग्राम में झलकती नहीं है, जैसा कि पिछली बार वे मिले थे। लेकिन उनके स्कूल में डेमियन से हेलो और उन्हें जोड़ने वाली पहेली ने उनकी पहचान को और अधिक स्पष्ट कर दिया, उनके शब्दों के बिना भी। दांते शून्य। अपने बचपन में डेमियन से केवल कुछ ही बार इस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके प्रति उसके जटिल रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जा सका। उनके पिता, उनके लाइफस्टाइल पिता, फिर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना। इसमें कहा गया है कि डेमियन ने उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। वह कितना भी बड़ा हो गया हो, उसके जीवन में पिता तुल्य की कमी एक ऐसी चीज थी जिसका प्रभाव उसे हमेशा महसूस होता था। हालांकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अब भी स्वायत्त अनुभव था।
वह उस व्यक्ति के बारे में अपनी संपूर्ण धारणा को उसके व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर नहीं कर सका और वह उसके संघर्षों को अनदेखा नहीं कर सका। इसके अलावा पिछली मुलाकात के दौरान ही उन्होंने अपनी अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का भुगतान किया था। मुख्य बात यह है कि उनकी म्यूजिकल फिल्म अलग अलग तरह से शुरू हुई थी और डेमियन के लिए एक बार फिर से किले पर कब्जा करने का मौका। फिर भी डेमियन का झटका स्पष्ट था। जैसे ही यह आदमी उसके सामने आया, भावुक हो गया और उसने इस बारे में आश्चर्य व्यक्त किया कि उसने सोचा था कि वह लंबे समय से पीछा कर रहा था, वापस आ गया, लेकिन उसने इसे जितनी जल्दी हो सके शांत करने की पूरी कोशिश की। उन भावनाओं ने अब उन्हें नियंत्रित नहीं किया। उसने सोचा कि वह तैयार होने के लिए बोले, परंतु पता चला कि वह तैयार नहीं हुआ। उनके पास अभी तक इस व्यक्ति को पिता देखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह अध्ययन के अधिक सिद्धांत का उपयोग करने की हद तक पहुंच गया था, इसलिए वह काफी परेशानी वाली स्थिति में था। आपकी संभावना मेरी राय से बहुत भ्रमित हैं, हालांकि यह शर्म की बात है कि मैं आपके चेहरे का भाव नहीं देख सकता। डेमियन की रेखाएं पतली हो गईं। रुको, ये है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, यह एक बहुप्रतीक्षित लॉन्च है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में ब्रह्मांडों में आपसे संपर्क करने के लिए कई तरह से संपर्क किया है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही मेरे निजी तौर पर प्रभावित हुए हैं। यह उनमें से एक नहीं है। ओह! डेमियन ने रिलीफ की सांस ली। स्वाभाविक रूप से वह उन अजीब बातचीत से बचने में सक्षम होगा, उसे सक्षम बनाया गया था। अंतिम स्थिति के आधार पर मेरी व्यक्तिगत किसी भी समय छूट हो सकती है। क्यूक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन लगभग हवा में लड़खड़ा गया। मेरी रेलवे रिलीफ। इस प्रक्षेपण की स्थिति शायद बदल गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह अभी भी उन खजानों के पास है जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। विमान युद्ध क्षेत्र में घुसपैठियों से छुटकारा पाना मुश्किल था। मैं ज्यादातर आश्वस्त हूं कि इसकी कानूनी व्यवस्था हो सकती है। मेरी संपत्ति को सुरक्षित विकल्प। योजनाकार युद्ध क्षेत्र। इस स्थान का नामकरण वहीं से होगा जहां से प्राचीन युद्ध क्षेत्र अलग हुआ था। फिर भी जैसे आप उस स्थान के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गए हैं, आप पहले से ही आरोहण के करीब एक स्तर पर पहुंच गए थे। यदि हाँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे दांते का विमोचन हो रहा है, यह स्पष्ट हो गया है कि दिव्य क्षेत्र में एक के विपरीत जो उसके साथ संपर्क बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था, वह एक अधिक निश्चित कारण था। और उसका कारण शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। तुम्हारे शरीर पर एक मुहर लगी है। दांते के प्रक्षेपण ने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर इशारा किया, किसी तरह डेमियन की छाती के सीधे केंद्र को दिखाया। तुम्हारी आत्मा में एक बीज है, मेरे और तुम्हारी मां का खून रगों में बहता है। डेमियन ने जारी रखा और बरनें चाट लीं। अंतरिक्ष आपकी आत्मीयता नहीं है। यह एक आत्मीयता है जो आपको विरासत में मिली है, लेकिन यह आपके सबसे करीबी का कानून नहीं है। वह कानून नहीं है जो आपको अपने उत्तराधिकार के रूप में चुनता है। अंतरिक्ष उसकी आत्मीयता नहीं थी। यह किसी भी अन्य से अधिक स्पेनिश वाली जानकारी थी। डेमियन को पहले ही पता था कि उसकी स्थानीय प्रतिभा उसके पिता की विरासत में मिली थी, लेकिन यह देखने का क्या मतलब है कि यह उसकी आत्मीयता नहीं थी। इस दुनिया में अंतरिक्ष ही वह चीज थी जिसके वह सबसे करीब था। इसके बावजूद कि उन्हें कितनी शक्तियां और योग्यताएं विरासत में मिली और सीखी गईं, उन्होंने कभी कभी भी अंतरिक्ष का उपयोग बंद नहीं किया और इसे हमेशा बाकी सभी को ऊपर की प्राथमिकता दी। दांते का यह कहना कि यह उसकी आत्मीयता नहीं थी, खैर, इससे डेमियन बुरी तरह नाराज हो गया था।
दुर्भाग्य से जिज्ञासा यह केवल एक प्रस्ताव हो सकता है, इसलिए इसके औचित्य के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सका। जब आप पैदा हुए थे तो मैंने और आपकी माँ ने भविष्यवाणी की थी कि आप हमारी दोनों समानताएं अपनाएंगी। हमें यह देखने के लिए काफी उत्सुकता थी कि अंतरिक्ष और पृथ्वी का एक बच्चा क्या बन सकता है, क्योंकि दोनों खुशियों का एक ऐसा संयोजन है। प्रतिभा का जन्म हो सकता है जो पहले कभी नहीं सोचा गया था। लेकिन हम गलत थे। आपके जन्म के समय कुछ ऐसा था कि हमने से किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी, और इसके पीछे की परिस्थितियां इतनी जटिल हो गईं कि उन्होंने आपके गर्भपात को प्रभावित किया। आपका पिछला रिश्ता टूट गया था, और जो बच्चा पैदा हुआ था बाहर निकला वह एक ऐसा प्राणी था जिसे ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा था। यह अपमान जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दांते ने उसे वही बताया जो उसने पहले बताया था। वह अनकहा राशि का राक्षस था। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि दांते शून्य के बारे में बात कर रहे थे। वॉयड ने डेमियन को अपने परिदृश्य के कारण नहीं चुना होगा। यह ऐसी ही एक बात थी। डेमियन के शरीर के अंदर खुद को स्थापित करने और उसका प्रतिस्थापन करने का निर्णय कहीं और अधिक जटिल होगा। तब आखिरी आत्मीयता। उसकी स्टेटस विंडो में आखिरी आत्मीयता, जो बहुत लंबे समय से प्रश्न चिन्हों की एक श्रृंखला बनी हुई थी, और उसके अजीब संशोधित शीर्षक के साथ दूसरा से आखिरी रहस्य। दांते इसी आत्मीयता की बात कर रहे थे। किसी भी तरह से आपकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिससे हमें डर था, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से विचलन के बावजूद इसका आपके लिए बहुत बड़ा मतलब था, इसलिए हस्तक्षेप करने की हमारी कोई योजना नहीं थी। हालांकि वास्तविकता भिन्न थी। जब आप गर्भ से बाहर आए तो न केवल स्वर्ग ने आपको नीचे गिराने का प्रयास किया, बल्कि आपका शरीर भी ढहने लगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपनी शक्ति को संभालने में असमर्थ हो गया। अस्पताल आपकी स्थिति के बारे में नहीं बता सका, और आपकी मां को अपनी यादों की याद आने के कारण वह शारीरिक बीमारी की हद तक चिंतित थी। आपको और आपकी मां को बचाने के लिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आकाश। निचले ब्रह्मांड में इस अवधारणा को सार्वभौमिक कानून के रूप में जाना जाता था, लेकिन दांते के लिए भी दिनांकित शब्द का उपयोग करने के लिए यह स्वर्गीय दुनिया में कहीं अधिक गूढ़ शक्ति रही होगी। डेमियन ने अपने जन्मदिन पर दुनिया भर में फैली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना। उन्होंने कभी इसे खुद से जुड़ा नहीं माना, लेकिन जब वे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कई बार इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक लक्षित हमला होगा। उस समय पृथ्वी व्यापक ब्रह्मांड से अलग हो गई थी, सार्वभौमिक कानून में ज्यादा शक्ति नहीं थी। और यदि दांते ने कमजोर सार्वभौमिक कानून का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, तो यह समझ में आता है कि प्राकृतिक आपदाएं ही इसका अंत थीं। यदि सच्चा सार्वभौमिक कानून किसी को मारना चाहता है तो यह इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। नहीं, यदि ऐसा हुआ होता और दांते वहां नहीं होता तो शायद उस दिन पृथ्वी नष्ट हो गई होती। डेमियन ने दांते की बातों को आत्मसात करना जारी रखा। उन्होंने अपने जन्म की परिस्थितियों, अपने माता पिता के पतन की परिस्थितियों और उन सभी परिस्थितियों के बारे में अधिक बात की जो अब तक उनसे छिपी हुई थीं। आखिरकार वह गंभीर विषय पर पहुंचे, और इसलिए मैंने दिव्यता के सार का उपयोग करके आपकी आत्मा में उस शक्ति को सील कर दिया है जिसे मैंने हाल ही में याद करना शुरू किया है। यह वह घटना भी थी जो मेरी अंतिम खोज का कारण बनी, और यही कारण था कि मुझे आपको पीछे छोड़ना पड़ा। प्रक्षेपण की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। आप भव्य मंच पर पहुंच गए हैं। अब आप अतीत के शक्तिहीन बच्चे नहीं हैं, इसलिए उस सील का उपयोग समाप्त हो गया है। आपने इसे पहले ही महसूस कर लिया होगा, है ना?
सील की घटती ताकत के साथ जो शक्ति लीक हो गई है। डेमियन मेरे बेटे, वह शक्ति तुम्हारी है और मैं अब तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डालूंगा। वह शक्ति विनाश का कानून है और आप उसकी इच्छा के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। अध्याय 1275 अंतिम अंश 2। विनाश। वह पहेली का अंतिम भाग था। यह वास्तविक कानून था जिसमें डेमियन ने अपने आरोहण का रास्ता साफ करने से पहले बोझ छोड़ा था। यह वह उत्तर था जिसे वह पिछले 2 वर्षों से खोज रहा था। फिर भी यहाँ उनके पिता दांते वॉयड ने उन्हें बताया था कि यह हमेशा उनके अंदर था। डेमियन, उसे नहीं पता कि कैसा महसूस हो रहा है। पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ गए, लेकिन उनकी छाती में एक खाली एहसास भी था जिसे वह समझ नहीं पाए। इसकी शुरुआत 3000 बेस्ट माउंटेन रेंज में हुई। जब उसका क्रोध उस बिंदु पर पहुंचा जिसे वह रोक नहीं सका, तो एक लाल काली ऊर्जा प्रकट हुई और उसके चारों ओर कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद वह लाल काली ऊर्जा सहायता के लिए कई बार सामने आई, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में मुश्किल से ही पता चला। नहीं, ये तो ऐसा था जैसे उसने अपनी शक्ल से छुपी हो। इसके सिद्धांत की वे यादें अभी भी लौट रही हैं कि इसकी पहचान समझ में आ गई है। उनके अन्य प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया और इस तरह का काम किया गया मैनों ने अपना खुद का हो, लेकिन इस सील के अंदर से खुद को प्रकट करने का प्रयास करने का उनका तरीका क्या था? डेमियन को पता नहीं था। नहीं उसे पता था कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। उसके बारे में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने अंतरिक्ष की तुलना विनाश से की, जबकि वे पहले से प्यार करते थे, तो दूसरी उनकी पहचान अधिक गहराई से थी। क्या हमेशा से उनका ऐसा चरित्र नहीं रहा? प्रथम काल कोठरी से एपिरॉन तक, क्लाउड प्लेन से निफेलहेम तक, पूरे मार्ग दिव्य क्षेत्र विश्राम और ग्रैंड हेवन सीमा तक, जिस दिन से डेमियन ने सत्य हासिल किया था, वह जहां भी गया था, विनाश का निशान छोड़ दिया गया था। वह था जो वह था। इसके लिए उन्होंने कभी शर्म नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया और वास्तव में अपने चरित्र के इस हिस्से का आनंद लिया। और कुछ और भी सूक्ष्म था। अंतरिक्ष उनके पिता का मार्ग था। उन्होंने कभी भी सचेत रूप से ऐसा विचार नहीं किया था, लेकिन यहाँ उन्हें उस युग में एहसास हुआ कि उन्हें पृथ्वी के आदर्शों के अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक बनाया गया था। वह अभी भी अपने पिता की छाया में रह रही थी। वह व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छी तरह से न दिखने के बावजूद, जब उसे पहली बार पता चला कि उसकी स्थानीय प्रतिभा विरासत में मिली है, तो वह अपने रहस्यमय पिता की छाया से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह जानकारी उत्पत्ति का लिंक N0V3 पाउंड N में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जिस दिशा में यात्रा करने की कोशिश कर रहा था पहले कभी नहीं की थी। वह अपने आप में एक खास तरह की झलक दिखा रही थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इस प्रतिभा पर अपना दावा कर सकती थी। और वह बाहर क्या था? स्वाभाविक रूप से यह विनाश था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह अजीब था। इस अवधारणा का उनके जीवन पर जितना सूक्ष्म प्रभाव था, वह इतना अधिक था कि उन्हें पहले इसका एहसास न होने के कारण मूर्खता महसूस हुई। लेकिन इससे उसे बेहद खुशी हुई। अपनापन एक अपनापन है। वह नहीं जो उसे दिया गया था, बल्कि वह जो केवल उसका और उसका था। क्या यह बढ़िया नहीं था? यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए भी, यह तथ्य कि उनके कानूनों की पहेली का अंतिम टुकड़ा पहले से ही उनकी समझ में था, आश्चर्यजनक समाचार था। वह इसे महसूस कर सकता था। जैसे ही उसकी सील खुलती, वह बदल जाता। और वह बदलाव उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसका वह अतीत में केवल सपना देख सकता था।
उसने अतीत को याद करना बंद कर दिया और भविष्य की ओर देखना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने कैसे और क्यों को जाने दिया। उन्होंने उन चिंताओं को जाने दिया जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकेंगी, और उनकी टाइमिंग बेदाग थी। यह प्रक्षेपण युद्ध क्षेत्र के टुकड़े में एकमात्र नहीं है। मैंने अनगिनत हजारों समान कलाकृतियों को छोड़ना सुनिश्चित किया है ताकि मैं आपको यह स्वतंत्रता देने का अवसर न चूकूं। जैसा कि आपने एक का सामना किया है, इससे पहले कि मैं आपकी सील को खोल सकूं, केवल एक ही काम करना बाकी है। शेष स्लेटों को इकट्ठा करें, और एक बार उनकी शक्ति संयुक्त हो जाए तो मेरे सच्चे स्व का एक हिस्सा उतर सकता है। केवल उस शक्ति के साथ ही मैं जीवित रहूंगा, तुम्हें मुक्त करने में सक्षम। मैं अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। मैं शुभकामनाएं नहीं कहूंगा, क्योंकि भाग्य आपके जैसी क्षमता वाले व्यक्ति के अधीन नहीं है। इसलिए जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, मेरे बेटे, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अच्छे से रहो, और मैं आप जो भी प्रयास करें उसमें अपनी जीत के लिए प्रार्थना करें। प्रक्षेपण धीरे से मुस्कुराया। डेमियन की जटिल नजर से पहले यह कणों में बदल गया और हीरे में लौट आया, जिसका रूप वापस एक सुस्त स्लेट में बदल गया। बचे हुए मन ने इसके केंद्र में एक छोटा क्रिस्टल बनाया, जिसने आसपास की चट्टान में मन की एक रेखा खींच दी। यह दूसरा रास्ता है। डेमियन को स्पष्ट था कि आगे क्या करना है। दांते ने उसे निम्नलिखित कार्य के लिए अयोग्य नहीं छोड़ा। इस धागे का अनुसरण करें और अगली स्लेट ढूंढें, और तब तक उस पैटर्न को जारी रखें जब तक कि वह पूरी स्लेट को क्रिस्टल से भर न दे और अपने अंतिम रूप तक न पहुंच जाए। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जानकारी ग्रहण करने की उनकी क्षमता इतनी हो गई थी कि प्राप्त ज्ञान से उनका मस्तिष्क न फट जाए, लेकिन उन्हें एक और चिंता भी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आशा है कि ये सभी स्लेटें भूमिगत होंगी। अगर मुझे सतह पर वापस जाना है। यह सोचकर ही वह कांप उठा, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि यह खतरनाक था। यही उसका अवसर था, न केवल अपनी भविष्य की प्रगति के लिए, बल्कि सतह पर उसका इंतजार कर रहे दुश्मन को मार गिराने का। यही उसका मौका था। भले ही मुझे इस प्रक्रिया में यह सब जोखिम उठाना पड़े, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूंगा, क्योंकि इस बार उसे कुछ प्राप्त ही नहीं होने वाला था। नहीं, अपनी बाकी यात्रा के विपरीत, जिसे उसके वरिष्ठों के हाथों ने सावधानीपूर्वक निर्देशित किया था, इस बार वह उस चीज को पुनः प्राप्त कर रहा था जो शुरू से ही उसकी अपनी थी। और वह एहसास अद्भुत था। डेमियन तुरंत काम पर चला गया। उन्होंने मूल रूप से पुरातात्विक यात्रा की, सुरंगों की एक प्रणाली बनाई जो एक ऐतिहासिक गुफा से दूसरी तक जुड़ी हुई थी। स्लेट्स के पथ का पता लगाते हुए यह संभव हो गया कि क्षितिज क्षेत्र खोदा जाए। उनका हौसला बिल्कुल भी कम नहीं आ सका। कुछ ही महीनों में उसने पूरे क्षेत्र में जो कुछ भी उसे मिला कर लिया, और स्लेट इकट्ठा करने की प्रक्रिया में उसने खुद को विभिन्न प्रकार के डिजाइन के कब्जे में भी पाया। उनमें से उल्लेखनीय थे एक और स्वर्गीय विस्फोट, 8वीं रैंक की लाइट डिवोरिंग फ्लेम, और कई अन्य मूल बीज। उनके मूल कानून की शक्ति को पूरी तरह से नए स्तर तक बढ़ाया गया। बाकी में वह हैमर शामिल था जो उसे शुरू में मिला था, कई दैवीय सामग्री और संसाधन, तकनीक और विविध इलेक्ट्रॉनिक्स का एक संग्रह जो पवित्रता में उसके शिष्यों के लिए बहुत मददगार होगा। फिर भी वे सभी फोटो पोस्टपैड थे। डेमियन ने अपने हाथ में स्लेट को नीचे देखा। इसकी अधिकांश सतह चमकदार हीरों से ढंकी हुई थी जो अंधेरे में चमकते थे, लेकिन अभी भी जगह खाली दिखाई देती है। 5 और स्लेटें। यदि प्राचीन युद्ध क्षेत्र थोड़ा कम विकसित हुआ तो वह उन्हें समग्र रूप से शामिल करने में सक्षम हुआ, लेकिन इसका वर्तमान आकार
मुझे लगता है यह अप्रामाणिक है। उन्हें अगली स्लेट तक ले जाने वाला मन धागा स्ट्रेंथ के ऊपर की ओर ले जाया गया था। उसके पास सतह पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये सिर्फ 5 वे और हैं। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई है। क्या वह सबसे पहले सभी स्लेट ढूंढेगा या अमर रक्त असुर अवसर मिलने से पहले उसे ढूंढेगा और मार देगा? सच कहूं तो उसकी जिंदगी फिर से मुश्किल हालात में है और दाव इतना ऊंचा है। उसकी अंतिम यात्रा घूमती रही और उसका चेहरा एक जंगली मुस्कान से चमकता हुआ उठा। जो आने वाला था उसके लिए वह बेहद उत्सुक थी। अध्याय 1276 अंतिम अंश 3। डेमियन सतह से कई किलोमीटर नीचे अलौकिक रूप में ऊपर की ओर खड़ा दिख रहा था। वह शायद कहीं है ना? संपूर्ण विश्व से बाहर निकलने से पहले वह धीरे धीरे संभव हो सके एक निश्चित लक्ष्य स्थान के करीब पहुंच सके ताकि उसे एक अजनबी के रूप में खोज की आवश्यकता न पड़े। हालांकि अमर रक्त असुर से पहले बैठक से पहले उन्हें भी उपकरण तैयारी करनी थी। वह बहुत जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने कई महीनों तक हवेली गुप्त गुफा में हथौड़े और निहाई से अभ्यास किया और एक लोहे के आदमी के रूप में अनुभव प्राप्त किया। यह उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव था। उसे मिराज को ठीक करने के लिए जरूरी हर टैबलेट शामिल थे। अपने लैपटॉप और निर्माण का उपयोग करके फोर्ज बनाना था, जो उसका मुख्य लक्ष्य था। उसे उस अजीब पारभा सामग्री को समझने की भी आवश्यकता थी जिसके लिए मिराज बनाया गया था, जिसे वह इसके वास्तविक नाम की जानकारी के बिना केवल क्रिस्टल स्पेस नाम दे सकता था और इसे फिर से सब्सक्राइब कर सकता था। आखिरकार मिराज के चित्रण का उपयोग या तो अमर रक्त असुर को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए किया गया था या अराजकता में खोया गया था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग गया, लेकिन अंत तक डेमियन के पास केवल एक नया और बेहतर मी नहीं था, बल्कि उसे इस बात की भी अच्छी समझ थी कि अपने लाभ के लिए बिल्डिंग का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, सब कुछ सेट है। सिर्फ एक सामान बेचने का आरोप है। हाल ही में सतह के बहुत करीब आए बिना वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था और दृढ़ता से वह एक पहाड़ के नीचे लग रहा था, इसलिए उसे अचानक झटका लगा। चिंता करने की आदत नहीं थी। फिर बिना किसी देरी के डेमियन ने ऊपर की गोल ओर मारी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वर्षों में पहली बार वह जमीन का स्तर पार कर गया और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता गया। उसे किसी भी प्रकार की मुक्ति की भावना महसूस नहीं हुई क्योंकि पहाड़ की चट्टान अपने कम घनत्व के अलावा गहरी चट्टान से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं थी। उसने ब्लू मन में पूछा कि उसका मार्ग तब तक था जब तक वह पहाड़ के रास्ते तक नहीं पहुंच गया। उसकी जागरूकता अब अनुशासन में सक्षम नहीं थी और पहली बात जो उसे लगता है कि वह थी, आवारा में जाओ, मैं गलत था। बूम। पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए। डेमियन वॉयड आप अंततः उभरे। अमर रक्त असुर की उन्मत्त दहाड़े फिर से डेमियन के सूर्योदय में प्रवेश कर जाओ। लेकिन वह अब चिंतित नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसे जमीन के ऊपर दुनिया की हवा से नामांकित किया गया, डेमियन मछलिया सापेक्ष सहजता से मैना से तूफान आया। उन्होंने कहा, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे सबसे कम क्या याद आया तो शायद यह आपकी चिंता करने वाली बात होगी। उसने उस आदमी की नियमित दहाड़ पर ध्यान दिया और तेजी से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। मलबे की बारिश के बीच उसकी आंखें हल्की सी चमक पर टिकीं। वहां है। दरअसल इमोर्टल ब्लड असुर का हमला काफी भाग्यशाली था। स्वयं पहाड़ तोड़ने के बजाय उसने एक स्वतंत्र खनिक को उसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। बूम 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 बूम। आसपास के विस्फोट तेज और शक्ति से भरे हुए थे,
लेकिन डेमियन अपने समय में सूक्ष्म रूप से विकसित हो गया था। ठंडे दिमाग से उसने सावधानी से हमलों को टाल दिया और आसमान से गिरती हुई स्लेट की ओर अपना रास्ता बना लिया। तुम मेरे हो, उसने बिना किसी समस्या के इसे छीन लिया, और जैसे ही यह हीरे से जड़ी मुख्य स्लेट के साथ मिलकर नीली रोशनी की चमक में बदल गया, डेमियन बड़ी आसानी से बच निकला। अरे नपुंसक कुतिया असुर, मैं जा रहा हूँ, इसलिए यदि तुम पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। एक ताने और मुस्कुराहट के साथ वह गायब हो गया। स्लेट पहले से ही लगभग 10 लाख मील दूर एक नए स्थान की ओर इशारा कर रही थी। डेमियन शून्य। अमर रक्त असुर को पागलपन ने भस्म कर दिया था। 1 साल 4 महीने और 16 दिन। इतने लंबे समय तक उसने डेमियन के भूमिगत दुनिया से बाहर आने का इंतजार किया। फिर भी जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे मरने का आनंद देने के बजाय डेमियन वही कीट बना रहा जो वह था। अमर रक्त असुर स्वाभाविक रूप से क्रोधित था। अतीत में डेमियन की किसी भी सुरक्षित वापसी को भाग्य पर निर्भर किया जा सकता था, लेकिन इस बार अलग था। डेमियन कई बार उससे बच निकला क्योंकि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उस कौशल के साथ मिले थे जिसे अमर रक्त असुर ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वह उस बच्चे को कुचलना चाहता था जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था जिससे वह डर गया था। हालांकि उसने उस हिस्से को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। कभी कोई शत्रु नहीं था जो उसके विरुद्ध इतने लंबे समय तक टिक सके। उनकी निरंतर सफलता ने उन्हें दूसरों की तुलना में कहीं अधिक नकारात्मक भावनाओं का शिकार बना दिया। इसलिए जब डेमियन फिर से प्रकट हुआ, या तो वह मर जाएगा या अमर रक्त असुर एक दानव बन जाएगा। बीच में कोई नहीं था। उनके पीछा करने के बाद डेमियन को भी अमर रक्त असुर की अराजक स्थिति का एहसास हुआ। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक जोश के साथ हमले कर रहा था, और जब तक उन्होंने डेमियन के दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा ली, तब तक उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे हमला करेंगे या नहीं। इसके अलावा वह मन का जरा भी संरक्षण नहीं कर रहा था। यदि डेमियन थोड़ा सा भी झिझकता है तो उस पर किसी ऐसी चीज का प्रहार किया जाएगा जिसे अन्य देवता केवल अंतिम हत्या के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मजबूत है, पहले से कहीं शक्तिशाली। डेमियन हल्का फुल्का अभिनय कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अत्यधिक केंद्रित था। अमर रक्त असुर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कम करके आंका जा सके। इस तरह सोचने की शक्ति निचले ब्रह्मांड में मौजूद है। फिर स्वर्गीय दुनिया। उसने यह सोचना कभी नहीं छोड़ा कि उसके दुश्मन कितने ताकतवर हैं, लेकिन ऐसे समय में इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता था। वह सचमुच इस स्तर के लोगों से लड़ रहे थे। वह उन लोगों से लड़ रहा था जो अपनी उंगलियों के झटके से पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। लेकिन डेमियन ने उससे डरने नहीं दिया। हाँ, मैं इसके बारे में और अधिक उत्सुक हो रहा हूँ। वह दौड़ता रहा और टेलीपोर्ट किया गया। जब तक कि वह दूसरे पर्वत पर नहीं पहुंच पाया, तब तक संभव नहीं हो सका, लेकिन उसके साथियों से कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था। बूम 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 बूम। डेमियन के शरीर को हर जगह से गायब कर दिया गया, जहां से आकाश और पृथ्वी पर धूल और मलबे को भर दिया गया। वह दौड़ते हुए पहाड़ पर चढ़ गया, इस बार उसके किनारे की एक गुफा में, और जमीन पर सरकते हुए नीला मैना देखने को मिला। पिछले स्लेट के विपरीत यह बिल्कुल भी विद्यार्थी नहीं हुआ था। वह गुफा के बीच में शांति से टकराया था, जैसे किसी ने उसे बाहर समय दिया हो। अच्छा, मैं शिकायत करने वाला कौन हूँ? डेमियन ने झुककर उसे बीच बीच में उठाया। उसी गति में वह गुफा की दीवार को पार करते हुए पहाड़ से दूसरी ओर बाहर चला गया। बूम। ठीक समय पर पर्वत शिखर उसके पीछे फट गया, जिससे उसे काफी पृष्ठभूमि मिली।
मेटल के सामान के अंदर अमर रक्त असुर की छत बनी हुई थी। हालांकि उन्मादी राज्य में शिकारी की तरह की चमकती वे रक्तलाल की स्थिति अभी भी हमेशा की तरह स्पष्ट है, जो भी उन्हें दिखाती थी कि उनकी मृत्यु का जन्म हुआ था। लेकिन डेमियन को उनमें कैसे शामिल किया जा सकता था? उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी छवि खराब हो गई। 2 नीचे 3 जाने को। अब तक सब ठीक चल रहा था। उसे बस खुद पर भरोसा रखना था, क्योंकि अंत करीब करीब था। अगला लक्ष्य है, ओह, मुझे इतनी जल्दी वहां जाने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने स्टॉक एक्सचेंज के अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि मैं बहुत समय बाद फिर से उन लोगों से मिलूं। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ, मजा आने वाला है। अध्याय 1277 अंतिम अंश 4। अगला लक्ष्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र के केंद्र में था, वह स्थान जो सितारों की नदी में बहते हुए बादल लिली पैड जैसा दिखता था। स्लेट को उसके वर्तमान बिंदु तक भरने के लिए काफी देर तक धागे का अनुसरण करने के बाद डेमियन मोटे तौर पर यह समझने में सक्षम था कि यह उसे सीधे देखे बिना कहाँ ले जा रहा था। कम से कम अब जब वह सतह पर था। अमर रक्त असुर द्वारा उस पर फेंके गए हर चीज से बचते हुए वह उसकी ओर दौड़ा, जिससे उनका अंतिम पीछा जारी रहा। वास्तव में कोई मतलब नहीं था। अगर अमर रक्त असुर के पास भागने का मौका नहीं होता तो वह निश्चित रूप से डेमियन को मार सकता था, लेकिन उसी तरह जब डेमियन के पास दौड़ने की क्षमता होती तो वह हमेशा अमर रक्त असुर से तेज होता। चूंकि अमर रक्त असुर अकेला था, उसके लिए इस गतिरोध को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि उसे डेमियन को धीमा करने या उस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं मिल गया। लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों में से कोई भी संभव नहीं था। नहीं, मुझे दोबारा अहंकार नहीं करना चाहिए। अमर रक्त असुर हमेशा कार्मिक सम्राट के साथ मिलकर काम करता था। मुझे उसके मदद भेजने या यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से आने से सावधान रहना होगा। जैसे ही डेमियन ने खुद को केंद्रीय क्षेत्र के पास पाया तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। धागा है। बूम बूम बूम। हवा में खून की रोशनी भर गई, लेकिन आम तौर पर चकमा देने के बजाय डेमियन ने अपना मन वापस ले लिया और नीचे गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा और दौड़ा, तेज हवाएं उसके चेहरे पर आ गईं। हर कदम में प्राचीन युद्ध क्षेत्र की घनी धरती में सेंध लगाने की ताकत थी, लेकिन वे पंख की तरह हल्के थे। उसके हिलने पर बमुश्किल आवाज आती थी, प्रभाव की तो बात ही छोड़िए। वह दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा। मूल रूप से उसने सोचा कि जमीन पर रहने से उसके लिए बचना कठिन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इम्मोर्टल ब्लड असुर के मन ने उसकी स्थिति को ढक दिया, उसने पाया कि खून और धुएं के बादलों में डूबे रहने से वह कहीं बेहतर तरीके से छिप गया और इम्मोर्टल ब्लड असुर का उद्देश्य कमजोर हो गया। वह ट्रैकिंग क्षमता सर्वशक्तिमान नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से, भले ही मेरी स्थिति के बारे में उनकी समझ अस्पष्ट हो, इन स्थितियों को आसानी से दोहराया नहीं जा सकता है, या इस तरह से कि वह तुरंत ध्यान न दें। डेमियन ने इसे टाल दिया। छिपना वैसे भी उसकी योजना में नहीं था। कुछ ही मिनटों में वह तारों वाली नदी के किनारे पर पहुंच गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छलांग लगा दी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र वास्तव में एक शून्य था। वह तारों वाली नदी प्राचीन युद्ध क्षेत्र से ब्रह्मांड का एक दृश्य थी, और यदि कोई इसमें गिर जाता है तो उसके लिए एकमात्र भाग्य कुचलने वाले दबाव से मौत का इंतजार कर रहा था। डेमियन बेवकूफ नहीं था। उसे इस तथ्य के बारे में बहुत समय पहले आयरिस से पता चला था, लेकिन वह क्या कर सकता था? यहीं पर मन का धागा उसे ले गया। आप। उसने गहराई से अमर रक्त असुर की आवाज सुनी, लेकिन उसके कूदने पर पीछा करना और हमले बंद हो गए। वह पीछा करने से बहुत डरता है।
ये उसके लिए अच्छा था। डेमियन ने अपने मन का उपयोग उड़ने के लिए किया और चारों ओर देखा। उसके चारों ओर सब कुछ अंधकारमय था। आखिरकार वह एक शून्य में था। उससे कुछ ही फीट ऊपर बादल लिली पैड थे, जो वास्तव में संगमरमर से बने तैरते मंच थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्लेट है। उसने एक विशेष लिली पैड की ओर देखा और अपनी आंखें घुमा लीं। कितना कष्टप्रद। दुर्भाग्य से यह उसे एक ब्रेक से ज्यादा कुछ नहीं दे रहा था। स्लेट को संगमरमर के चबूतरे के निचले भाग पर कुंडी लगा दी गई थी और उसके तोड़ने का इंतजार किया जा रहा था। और उसने इसे तोड़ लिया। अपनी बेल्ट के नीचे 3 स्लेट्स के साथ वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वापस चला गया और जैसा कि अपेक्षित था, अमर रक्त असुर ने एक बार फिर उसका पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के चारों ओर कई लूप बनाए हों। खतरा उसके चारों ओर था, लेकिन डेमियन को खतरा महसूस नहीं हुआ। बेशक उन्होंने अपनी सतर्कता कभी नहीं छोड़ी, लेकिन इससे स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वह बच नहीं रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि अमर रक्त असुर द्वारा उसे पकड़ने से पहले वह अपना लक्ष्य पूरा करने में सक्षम होगा। अगला स्लेट पिछले से थोड़ा अधिक विश्वासघाती था। इलाके में ही स्थिति में होने के बजाय यह एक व्यक्ति पर था। यह एक नॉक्स था जिसे लॉर्ड डेमियन नहीं जानता था, और मन धागा सीधे उसकी स्थानिक रिंग की ओर इशारा करता था। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैंने किसी गुफा में कोई बेतरतीब स्लेट रखी देखी तो शायद मैं उसे भी उठा लूंगा। डेमियन मुस्कुराया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कोई समस्या है। क्या उसके पीछे बेतहाशा मिसाइलें दागने वाला पीछा करने वाला हेलीकॉप्टर नहीं था? वास्तव में नॉक्स लॉर्ड से स्लेट चुराना पहाड़ से लेने की तुलना में आसान था। दूसरा, डेमियन अपनी स्थिति पर जुट गया। अमर रक्त असुर की रक्त प्रकाश की बारिश ने भी ऐसा ही किया। नॉक्स लॉर्ड को अनजाने में पकड़ लिया गया और उसने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसका सहयोगी ही गोली चला रहा था। उसका दुश्मन पहले से ही उसके पीछे था। उसकी छाती में एक हाथ उसके शरीर और आत्मा को अल्पविकसित अस्तित्व कानून से जला रहा था। डेमियन ने पिघलती लाश से स्थानिक अंगूठी पकड़ ली और भाग गया। उसे नॉक्स लॉर्ड को पूरी तरह से मारने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमर रक्त असुर ने उसके लिए काम की देखभाल की थी। और अंतिम का समय आ गया। यह भी किसी के कब्जे में था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति परिचित था। लानत है। डेमियन ने उनके ऊपर से उड़ान भरी, दुश्मन के हमलों को ऊपर ला दिया और उन्हें चेतावनी दी कि क्या होने वाला है। साथ ही उन्होंने उनके मन से जुड़कर एक संदेश भेजा। तांग लिंगजी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तांग लिंगजी 4 लोगों के समूह में थे और उन्होंने इस युद्ध में कई लड़ाइयों में से एक को अभी समाप्त किया था। वह और उसकी टीम पहले से ही फ्लाई बाय के कारण सतर्क थी, लेकिन उसके सिर में आवाज ने उसे लगभग यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह मतिभ्रम कर रही है। डेमियन, उसने अजीब तरीके से सवाल किया। हाँ, अभी समय नहीं है। तुमने देखा कि पहले क्या उड़ गया? ठीक है, वह मैं ही था। तुम क्या कर रहे हो? जैसा कि मैंने कहा, समझाने का समय नहीं है। जब मैं तुम्हें संकेत दूं, तो जो स्लेट तुमने पहले उठाई थी उसे अपनी स्थानिक रिंग से बाहर निकालो और आकाश में फेंक दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। है। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास है? समय नहीं है, याद है। जब मैं कहूं तो इसे फेंक देना। तांग लिंगजी ने अपनी उलझन के बीच पुष्टि की ध्वनि दी। उसके लहजे और जो कुछ उसने ऊपर देखा था उसकी छवि को ध्यान में रखते हुए वह स्थिति को अपेक्षाकृत रूप से समझ गई।
वह नहीं जानती थी कि स्लेट क्या है, लेकिन अगर यह उनके ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आशा को उसकी कठिन परिस्थितियों से बचने में मदद कर सकती है, तो वह इसका अनुसरण करने में संकोच नहीं करेगी। हवा में घूमते हुए डेमियन ने राहत की सांस ली। टैंग लिंगजी एक विश्वसनीय चरित्र था, अन्य सभी से कहीं अधिक। चूंकि वह ज़ारा की मालिक थी, इसलिए उनके बीच गहरा संबंध भी था। डेमियन ने उस पर भरोसा किया कि वह करेगी जो उसे करना था, और इसलिए जब उसने अमर रक्त असुर को एक जंगली हंस के पीछा पर ले जाया, तो उसने कुशलता से अपने टेलीपोर्टेशन को यादृच्छिक बना दिया ताकि आदमी को यह एहसास न हो कि वे अपने पिछले रास्ते पर वापस चक्कर लगा रहे हैं। डेमियन ने तांग लिंगजी को दूर से देखा, और उसने भी उसे देखा। हालांकि डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उससे 1000 किलोमीटर भी पीछे एक धूमकेतु नहीं था। नहीं, वह धूमकेतु के रूप में एक आदमी था। कर्म सम्राट। डेमियन ने अपने दांत पीस लिए। उसे तेज होना था। तांग लिंगजी, अब यह सब एक ही सेकंड में हो गया। तांग लिंगजी ने अपनी पूरी शक्ति से आंख मूंद कर स्लेट को सीधा ऊपर फेंक दिया। डेमियन और अमर रक्त असुर उसके स्थान पर पहुंचे। कार्मिक सम्राट ने भी ऐसा ही किया। डेमियन रुक गया, उसका हाथ स्लेट को पकड़ने के लिए हवा में घूम रहा था। उसके पीछे से अमर रक्त असुर ने एक घातक प्रहार करने का अवसर देखा और अपने खूनी पंजे को आगे की ओर खोदा, जो उसके द्वारा छोड़ी गई सभी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। और सामने से कार्मिक सम्राट ने कार्मिक कानूनों से भरी अपनी दिव्य ऊर्जा से बने दर्जनों हजारों धागों को ढीला कर दिया। उसका इरादा डेमियन को बांधने और यदि संभव हो तो उसे नियंत्रित करने का था। हवाएं गरजने लगीं। इन दो दिव्य प्राणियों के हमलों से पूरा आकाश नष्ट हो गया था। वे डेमियन के पास पहुंचे, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। और डेमियन ने स्लेट पकड़ ली। वाह! अंतिम स्लेट एक प्राचीन हीरे में बदल गई और मुख्य स्लेट से जुड़ गई। डेमियन का पूरे समय यही लक्ष्य रहा था, लेकिन उसे चकमा देने में भी बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह अराजकता के बीच वहां खड़ा हुआ, दोनों हमले अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। बूम! और सब गड़बड़ हो गई। अध्याय 1278 अंतिम अंश 5। बूम! दो भयानक वार जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, एक अकेले आदमी की स्थिति पर हुए। हालांकि उसी समय कुछ और भी हुआ। बिजली की गर्जना के भीतर एक और ध्वनि थी, जो लगभग हवाओं के तेज झोंके के समान थी, लेकिन स्रोत में पूरी तरह से अलग थी। वाह! डेमियन के हाथ में स्लेट अपना आकार पूरा होते ही रोशनी से चमक उठी। पूरी तरह से क्रिस्टलीय बाहरी हिस्सा जो अब उसके पास था, उसने खुद को बनाए रखने के लिए डेमियन के मन को उसके शरीर से बाहर खींच लिया, और उस मन को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए इसने ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। डेमियन के शरीर के चारों ओर एक अवरोध बन गया। जब पहली बार हमला हुआ, तो उसने बमुश्किल उसे सिर से पांव तक कवर किया, लेकिन दूसरे के कुछ हिस्सों के भीतर कुछ बिंदु पर यह उनसे आगे बढ़ गया। लाल और सोने की आंधी में नीली रोशनी की झलक दिखाई दी। जब तक दिव्य ऊर्जा बिखरी, तब तक अवरोध पहले से ही 10 मीटर से अधिक चौड़ा था, जिसने डेमियन को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया था। धिक्कार है! अमर रक्त असुर ने हुंकार भरी। अरे! धिक्कार है! धिक्कार है! टकराना! 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 वह बैरियर के किनारे की ओर दौड़ा और अपनी मुट्ठियां उसकी सतह पर पटक दीं। उसने जितना संभव हो सका उतनी दैवीय ऊर्जा का प्रयोग किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अवरोध बहुत ठोस था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल देवता ही भेद सके।
जैसे ही अमर रक्त असुर एक तरफ पागलपन की गहराई में डूब गया, कार्मिक सम्राट ने दूसरी ओर से अवरोध को ध्यान से देखा। हम जब उसने धीरे से उस पर अपना हाथ डाला और उसके मन को महसूस किया तो वह गुनगुना उठा। जैसा कि अपेक्षित था, यह किसी निरंतर प्राणी का कार्य नहीं है। यह आदमी डेमियन वॉयड, कार्मिक सम्राट का उस व्यक्ति से अधिक संपर्क नहीं था। वह जो कुछ जानता था वह डेमियन के भागने के बारे में अफवाहों और कहानियों के साथ साथ सेंट किंग के साथ उसकी लड़ाई के अनुमानों के माध्यम से सुना गया था। इनके माध्यम से और विशेष रूप से जब डेमियन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दिखाई दिया तो कार्मिक सम्राट ने डेमियन के मूल्य को स्पष्ट रूप से समझा। लेकिन इस घटना को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को कमतर आंका था। स्वर्गीय दुनिया के साथ एक संबंध, यही वह चीज थी जिसने डेमियन को निचले ब्रह्मांड में सभी से अलग कर दिया था और वर्तमान पहेली का स्रोत भी। हाँ, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। विद्वेष पहले ही बन चुका है और बढ़ चुका है। हम अंत तक दुश्मन बने रहेंगे। कार्मिक सम्राट एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। यदि संभव हो तो वह डेमियन से मित्रता करना और उस संबंध तक पहुंच प्राप्त करना पसंद करेगा। हालांकि उनके रिश्ते ने ऐसे विचारों के लिए जगह नहीं छोड़ी। अगर ऐसा है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। जबकि वे अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में थे जहां बाहरी ताकतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, डेमियन को मारना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नहीं तो यह बेहद खतरनाक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, कार्मिक सम्राट के पास जीवित रहने का एक साधन था। डेमियन एकमात्र बाहरी व्यक्ति था जो उन साधनों को खतरे में डाल सकता था। अवसर दूर नहीं हो सकता। उस अवरोध का उतार चढ़ाव तेज था। जब युद्ध के मैदान में डेमियन और अमर रक्त असुर के आकर्षक पीछा को भी ध्यान में रखा गया तो यह स्पष्ट था कि दूर से देखने वाली कई आंखें थीं। उन सभी का विचार एक ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा था, यह उनकी उपस्थिति के लायक था। और यदि कोई अवसर आया तो कार्मिक सम्राट मन ही मन मुस्कुराया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के झपट्टा मारेंगे। उन्हें उनका उपयोग करने का मौका मिला। जैसे ही उसने अमर रक्त असुर की ओर देखा, जो पहले से ही बेहद दयनीय स्थिति में था, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। जिस कठपुतली को वह इतने सालों से तैयार कर रहा था वह भी वश में होने के लिए तैयार थी। अच्छा, मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि जब आप अपनी सुरक्षा छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, डेमियन वॉयड। तब तक मैं आपके द्वारा दिए गए उपहारों का सदुपयोग करूंगा। कार्मिक सम्राट ने एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और वह अकेला नहीं था। आसपास कई सौ सेनाएं एकत्र हो रही थीं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर गतिरोध पहले से ही उस बिंदु पर था जहां यह ढहने की कगार पर था और यह ऐसी घटना होने की संभावना थी जिसने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया। नहीं, चूंकि कर्म सम्राट ने पहले से ही इस पर अपनी नजरें जमा ली हैं। वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा होगा। बैरियर के भीतर सन्नाटा था। डेमियन को अपारदर्शी नीले मन ने बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया था और वह अंतरिक्ष के भीतर अकेला था, कम से कम पहले कुछ क्षणों के लिए। एक बार अवरोध बनने के बाद स्लेट ने अपनी सारी शेष ऊर्जा का उपयोग एक और हीरा बनाने के लिए किया, जो फिर एक प्रक्षेपण में विस्तारित हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया पहली से अलग थी। पिछले होलोग्राम के विपरीत, जिसमें परिभाषित विशेषताएं नहीं थीं, इसमें वे सभी थीं। उसके काले बाल, उसकी गहरी नीली आंखें, उसकी त्वचा और मांसलता, यह सब देखने में स्पष्ट था। यह दांते वॉयड की सच्ची छवि थी। और जैसे ही इसका निर्माण पूरा हुआ, इसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई दी। आह आह!
उसने अपने गले को छुआ और क्षेत्र के चारों ओर नजर डालने से पहले यह सुनिश्चित करते हुए कि यह काम कर रहा है, अपनी आवाज बढ़ा दी। आपने खुद को काफी ऐसी स्थिति में डाल लिया है न? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अपनी नजर डेमियन पर पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं क्या कह सकता हूं? मेरे जैसे महान प्रतिभावानों को छुट्टी नहीं मिल पाती। हाँ 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 हाँ। दांते खुशी से हंसे। वास्तव में एक प्रतिभा का मार्ग कठिन होता है, लेकिन आप इस पर अच्छे से चल रहे हैं। यह सोचना कि आप 100 साल से भी कम समय में इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। उसने अविश्वास से सिर हिलाया। मैं वास्तव में इसके लिए तैयार नहीं था। उसने डेमियन के विकास के लिए निचले ब्रह्मांड में अनगिनत विरासतें स्थापित की थीं, और उनमें से प्रत्येक उससे जुड़ी हुई थी। यदि उनमें प्रवेश किया जाता तो वह महसूस कर पाता, और जब तक वह पास में था तब तक वह डेमियन की उपस्थिति महसूस कर सकता था। फिर भी डेथ एम्परर स्टार पर समुद्री देवता के क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्रों के अलावा उन्होंने डेमियन को ज्यादा नहीं देखा। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनका बेटा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, यह उसके वंश को देखते हुए स्पष्ट था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डेमियन उसकी मदद के बिना इतना आगे बढ़ जाएगा। नहीं, उसके लिए इस तरह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में होना, प्राचीन युद्ध क्षेत्र का इतनी जल्दी उपयोग में आना। मैं सचमुच आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। वह जानना चाहता था कि डेमियन किस दौर से गुजरा था। डेमियन ने कंधे उचकाए। यह कुछ खास नहीं है। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ जीवित रहा, बहुत कुछ चुराया, बहुत कुछ समझा, और बस थोड़ा सा मर गया। यह सभी के लिए समान है ना? उन्होंने मजाक में यह बात कही, लेकिन उन्होंने इसे जानबूझकर ऐसा कहा। चाहे यह उनके वियोग के कारण हो या अपने जीवन के अधिक दुखद पहलुओं से दूसरों को असंबद्ध रखने की उनकी इच्छा के कारण, वह नहीं चाहते थे कि उनके पिता को पता चले कि उन्होंने कितना दर्द सहा है। अंधीन अलगाव, ऐसी लड़ाइयाँ जिन्होंने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे फिर से बनाया। दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में वह कभी भी उसी स्तर पर नहीं था जैसा कि पहले स्थान पर था, और पीड़ा से परे पीड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली था या उसने दूसरों की मदद से या अपने प्रयासों से कितना कुछ हासिल किया था, उसे उतना ही कष्ट सहना पड़ा। यह समतुल्य विनिमय का नियम था। लेकिन मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है। एक बार जब मैं वहां पहुंच जाऊं जहां आप हैं, तो हम पिता पुत्र के बीच कुछ उचित समय बिता सकते हैं, डेमियन ने अपनी मुट्ठियां मारते हुए कहा। क्या अभी कुछ और महत्वपूर्ण काम नहीं करना है? दांते ने व्यंग्यपूर्वक सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है। चूंकि आप यहाँ हैं, हमारी मुलाकात में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और एक संक्षिप्त नजर से ही मैं समझ गया हूं कि आपने किस तरह की परेशानी खड़ी कर दी है। दांते ने अपना हाथ डेमियन की ओर बढ़ाया, लेकिन अपने वर्तमान रूप में वह न तो अपने बेटे को छू सका और न ही कोशिश करने के लिए आगे बढ़ सका। यहाँ से यह और भी कठिन हो जाएगा। एक बार जब मैं आपकी विनाश की शक्ति को खोल दूंगा, तो इसका निशान हर जगह आपका पीछा करेगा। क्या आप तैयार हैं? डेमियन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। विनाश पहले से ही मेरा पीछा कर रहा है। इसके बजाय मुझे पूछना चाहिए कि क्या आप तैयार हैं? दांते ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तैयार किया गया। हाँ हाँ, तुम क्या सोचते हो? जब मैं वहां उठता हूं, तो मैं तुम्हारी गांड को हराने जा रहा हूं। दांते की आंखें चौड़ी हो गईं। सचमुच उसके पास शब्द नहीं थे। 1279 अंतिम टुकड़ा 6। दांते को अचानक एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना विनाश का शिकार हो गया है,
और उस एहसास के माध्यम से उसे यह भी समझ में आने लगा कि डेमियन का जीवन कितना कठिन रहा होगा। उसकी प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी आसानी से नहीं रह पाएंगे। वे हमेशा परिणामों की खातिर खुद को चरम सीमा तक चुनौती देंगे, भले ही प्रगति देखने के लिए उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़े। और जबकि उन्होंने अपनी शक्ति से भारी विनाश किया, उन्हें उसी स्तर के विनाश का सामना करना पड़ेगा। यह ऐसे कानून का द्वंद्व था। यह सौम्य और धैर्यवान रचना के बिल्कुल विपरीत था। वह जंगली, अनियंत्रित और अपने रास्ते में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति का इंतजार करने को तैयार नहीं था। लेकिन यह ऐसी मानसिकता रही होगी जिसने उसे इस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। इसका उल्लेख पर्याप्त बार नहीं किया जा सका। दांते का सदमा सामान्य लोगों के लिए समझ से परे था। निचले ब्रह्मांड के उन लोगों के विपरीत जो डेमियन को केवल एक राक्षस के रूप में मान सकते थे, दांते स्वर्गीय दुनिया में रहते थे जहां राक्षस हर जगह थे। फिर भी निम्न अस्तित्व के पूर्ण शिखर तक पहुंचने के लिए नहीं, उस शिखर को पार करने के लिए और निम्न अस्तित्व के रूप में दिव्यताओं से लड़ने के लिए। यह कुछ ऐसा था जिसे स्वर्गीय दुनिया के राक्षस भी पूरा नहीं कर सके, खासकर तब जब उनकी उम्र 100 साल से कम थी। लेकिन अभी के लिए उसे अपना सदमा एक तरफ रखना पड़ा। जैसा कि डेमियन ने कहा, डिस्ट्रक्शन को खोलने का मामला सबसे पहले आया। एक बार जब मैं मुहर हटा देता हूं, तो कानून तुम्हें खत्म करने का प्रयास करेगा। आपके जीवन में जो भी समझ होनी चाहिए थी, वह तुरंत ही सामने आ जाएगी, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सब के दौरान आपका दिमाग स्थिर रहे। यदि आप बल से गिर जाते हैं, यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। डेमियन ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। अगर यह मानसिकता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आइए बिना देर किए आगे बढ़े। दांते ने आह भरी। मैं थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह असंभव लग रहा है। हाँ, डेमियन ने कहा कि जब वे आमने सामने मिलेंगे तो बात कर सकते हैं, लेकिन दांते की वर्तमान परिस्थितियां इस तरह की बातचीत की आसानी से अनुमति नहीं देती थीं। वह इस समय को अपने बेटे के साथ बिताना चाहते थे, उनकी अंतिम मुलाकात से पहले संबंध बनाना चाहते थे। लेकिन यह ठीक था। उनके रिश्ते की स्थिति केवल उसकी गलती हो सकती है, और उन दोनों के बीच की दूरी से उसे जो दर्द महसूस हुआ वह केवल वह ही महसूस कर सकता है। यही उसकी सजा थी। चाहे डेमियन को लगे कि वह इसका हकदार है या नहीं, यह कुछ ऐसा था जिसे उसने सहन किया क्योंकि वह अपने अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा बेटा मुझसे अधिक परिपक्व हो सकता है, उसने व्यंग्यपूर्वक सोचा। उसके लिए डेमियन अभी भी एक बच्चा था। उन्होंने कहा कि वह उन्हें स्वीकार करते हैं, और उनका यह मतलब पूरी तरह से था, लेकिन वह एक माता-पिता थे। वह जानबूझकर अपने बच्चे को कैसे पीड़ित कर सकता है? यह जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, उसे बहुत झिझक हुई, लेकिन अगर उसने यहाँ डेमियन के विकास को रोक दिया, तो क्या होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी हरकतें लंबे समय में डेमियन को ही नुकसान पहुंचाएगी। अंततः चूजे को घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, उसने अपना दिमाग केंद्रित किया और डेमियन की आंखों में देखा। मैं अब शुरू करूंगा। उसने अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ किया, और उस समय डेमियन ने भी ऐसा किया। वे तुरंत आगे बढ़े। ऐसी गुणवत्ता वाली दिव्य ऊर्जा जिसे डेमियन ने अपने शरीर में प्रवेश करने से पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह स्वभाव से सौम्य था, इसलिए शून्यकाया और अनंत मैट्रिक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि यह उसके शरीर को छेद कर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया। डेमियन ने इसके प्रक्षेप पथ का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके आत्मा स्थान में प्रवेश करने के बाद यह एक ऐसी जगह में प्रवेश कर गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और गायब हो गया।
निःसंदेह वह स्थान वह छोटी खाड़ी थी जिसमें उसके कानून रहते थे। वहां एक लाल काला बीज मौजूद था। अब यह एक रंगीन बीज से जुड़ गया था जो कई रंगों के बीच बदलता रहता था और इसमें एक सुखद आभा थी, लेकिन अपनी बीज अवस्था में यह इसके साथ मिश्रित नहीं हो सका। हालांकि इसकी सतह पर चमकती लाल काली बिजली स्पष्ट रूप से संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सकी। दांते का मन उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया और जैसे कि उसमें संवेदना हो, उसने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसने उस मन को याद किया जिसने इसे इस अवस्था में छोड़ा था और इसने विद्रोह कर दिया। खा डेमियन ने तनावपूर्ण सांस छोड़ी क्योंकि उसकी आत्मा को उसके क्रोध का प्रभाव महसूस हुआ। हालांकि इससे पहले कि दांते उसे प्रोत्साहन के शब्द दे पाता, उसने अपने होंठ काटे और दर्द को अपने अंदर समाहित कर लिया। जाता रहना। दांते ने शक्तिहीन होकर सिर हिलाया। एक बार फिर उनके बेटे की वृद्धि ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। दांते का मन उस स्तर पर था जिसे विनाश का एक बीज भी छू नहीं सकता था। इसकी पिटाई के बावजूद मन ने इसे घेर लिया और इसकी सतह पर आक्रमण किया। इसने बीज पर नीले रंग के पैटर्न बनाए, एक परस्पर जुड़े हुए ज्यामितीय पैटर्न का निर्माण किया जिसने इसे पूरी तरह से ढक दिया। उसी क्षण बीज को भी समझ आ गया। यह उसका समय था। इसे दबाया नहीं जा रहा था, बल्कि छोड़ा जा रहा था। इसने विरोध करना बंद कर दिया और दांते के मन को इसे नियंत्रित करने दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खोल पर दरारें दिखाई देने लगीं। अंतिम होने तक दरार। यह दो हिस्सों में टूट गया। वाह! एक भयानक लाल काली हवा चली और खोल को भस्म कर दिया और अंततः दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन के शरीर में झटका लगा। जैसे ही दांते ने चेतावनी दी, उसका दिमाग तुरंत ज्ञान से भर गया। जिस दिन से उसने अंतरिक्ष को तोड़ना सीखा, उस दिन से लेकर उसने विनाश की जो भी समझ बनाई थी, वह ऊर्जा की एक मिश्रित गेंद के रूप में दिखाई दी, जिसने उसके दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था जैसे उसके चारों ओर लाल काली ऊर्जा की रेखाएं खिंच गई हों। उसकी आंतरिक प्रणालियां तुरंत नष्ट हो गईं। लेकिन यह प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा था। ट्रांसेंडेंट रीजेनरेशन ने डटकर मुकाबला किया और उसे जीवित रखा। उनकी सशक्त जीवन शक्ति अपनी अंतिम सांस तक कायम रही और विनाश को इसे बुझाने का मौका नहीं दिया। डेमियन का शरीर अब पहले से कहीं अधिक विशाल हो गया था। शायद अगर मरने से पहले ऐसा होता तो वह इसका शिकार नहीं होता, लेकिन अब नहीं। वह मन और शरीर से स्थिर रहे। उसने अपनी आत्मा पर नियंत्रण कर लिया, विनाश की जंगलीपन को दबाने के लिए सृजन को संगठित किया। आखिरकार दोनों सेनाएं वैसे ही मिल गईं जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। डेमियन ने हर समझ को सांस लेने जितनी आसानी से अपने दिमाग में समाहित कर लिया। जैसा कि उसने पहले सोचा था, वह किसी भी अन्य चीज की तुलना में विनाश के अधिक निकट था। उन्हें इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी कि इसने इस तरह से काम क्यों किया, और उसे इसके लिए अभ्यास करने और अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वह क्यों करेगा? वह अपने पूरे जीवन में विनाश के सिद्धांतों का पालन करता रहा। ये अवधारणाएं उनके अस्तित्व में अंकित थीं। यह प्रक्रिया बस उनके नामों को समझने की बात थी। और जैसे जैसे विनाश के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई, यह अवधारणा सृजन के और भी करीब आती गई। डेमियन को इसके लिए बिल्कुल भी संकेत देने की जरूरत नहीं थी। विनाश स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता से जुड़ा एक तत्व था। इसे नियंत्रित करने से इनकार कर दिया। इसलिए इस प्रक्रिया को एक परीक्षण माना जाता था जहां डेमियन को इसे स्वयं वश में करना था।
फिर भी दांते और यहाँ तक कि डेमियन की अपेक्षाओं के विपरीत कानून ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसने उसे स्वीकार किया और उसकी मानसिकता को उस हद तक पसंद किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डेमियन का जन्म इसके उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था और मजे की बात यह है कि वह पहले से ही उस व्यक्ति के साथ एक हो चुका था जो सृजन की विरासत पाने के लिए पैदा हुआ था। अपने स्वयं के उपकरणों पर छोड़ दिया गया और डिजाइन द्वारा ईथर रूप से बंधे हुए उन्होंने अपने बीच एक बंधन बनाया और विलीन हो गए, जबकि डेमियन ने उनके सार को समझने में अपना समय लिया। अंतिम टुकड़ा जगह पर था। जो कुछ बचा था वह उनकी सेनाओं के संयोजन को बाकियों से जोड़ना था, एक ऐसी ताकत जिसका नाम बताना मुश्किल था। डेमियन अवचेतन रूप से वह करने के लिए आगे बढ़ा जो उसे करना था। शून्य मन का एक धागा संसार के केंद्र से बना है और शून्य मन का एक धागा तत्व के केंद्र से बना है। एक साथ मिलकर उन्होंने एक ही दिशा में अपने क्षेत्रों की सीमाओं को लांघकर सृजन और विनाश को एक कर दिया। आखिरकार सर्किट बंद कर दिया गया और शर्तें पूरी कर ली गई थीं। डेमियन अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया था। अंततः वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खड़े लोगों के बराबर खड़ा होने जा रहा था। अध्याय 1280 लौकिक पुनर्जन्म 1। मन डेमियन के शरीर के चारों ओर घूम गया। यह उसका अपना नहीं था, बल्कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र का परिवेश मन उसके चारों ओर बवंडर पैदा कर रहा था, क्योंकि यह उसकी उपस्थिति से उत्तेजित था। तार्किक रूप से कहें तो यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उनकी आत्मा में सर्किट के बंद होने से उन्हें आंशिक अस्तित्व कानून तक पहुंच प्राप्त हुई, जो चार बलों को एक में लाने के बाद सच्चा अस्तित्व कानून बन जाएगा। यह उनके लिए आरोहण की शर्त थी, हालांकि उनकी परिस्थितियां थोड़ी विशेष थीं। हर तरह से यदि वह निचले ब्रह्मांड में होता तो उसका ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म पहले ही शुरू हो चुका होता। हालांकि यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी जहां कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र में देवत्व की ओर बढ़ रहा था। यह स्थान अधिकतर निचले ब्रह्मांड के सार्वभौमिक कानून से अनुपस्थित था, जिससे ब्रह्मांड बपतिस्मा को बनाए रखने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त शक्ति बची थी। ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ दें। इसका एहसास होते ही डेमियन ने अपने दांत पीस लिए। मैं इसे यहीं खत्म नहीं होने दे सकता। भविष्य अनिश्चित था और आंशिक अस्तित्व कानून की शक्ति आत्मा सम्राट जैसे किसी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। संत सम्राट की तो बात ही छोड़ दें। मुझे दिव्यता की आवश्यकता है। यही वह मंच था जिसकी उसे आवश्यकता थी। उनकी लीग में व्यापक वृद्धि, एक बिल्कुल नया खेल मैदान। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। मैं स्वयं इसका समर्थन करूंगा। उसका अपना मन उसके शरीर से मुक्त होते ही गर्जना करने लगा। सार्वभौमिक कानून की अपनी समझ का उपयोग करते हुए उन्होंने ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म की सफलता के लिए आवश्यक वातावरण बनाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से यह लगभग पर्याप्त नहीं था। बेटा, दांते की आवाज गूंजी, जिससे डेमियन का ध्यान वास्तविकता की ओर वापस आ गया। उसने दांते के अस्तित्व को मिटते हुए देखा। जाते समय उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी, लगभग उदासी भरी। मैं आने वाले समय में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम एक अवधि के लिए आपका समर्थन कर सकता हूं। आप क्या? डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। चूंकि वह अपना सर्किट बंद करने के बाद वास्तविकता के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था, उसे ठीक ठीक पता चल गया था कि दांते क्या कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आत्मा का जो टुकड़ा विनाश को रोकने के लिए उतरा था, वह किसी चीज को बुलाने के लिए उस टुकड़े का बलिदान कर रहा था। यह लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू कर देगा। मैं बाकी सब आप पर और इस जीवन में आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन पर छोड़ दूंगा। वाह,
जैसे ही दांते की आत्मा का टुकड़ा ढह गया, आकाश गरजने लगा। एक विशाल तूफान आया, लेकिन काले अशुभ बादलों के बजाय ऊपर वाले बादल सफेद प्राचीन थे, जैसे कि वे सबसे शुद्ध जेड से उकेरे गए हों। उनके बीच से चमकती बिजली भी उतनी ही भव्य थी, चांदी और सोने का मिश्रण जिसे डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे उस इकाई का दबाव महसूस हुआ। यह उसके द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से कहीं परे था, कानून का सबसे पूर्ण प्रतिनिधित्व जो उसने कभी देखा था। और यह अपनी पूरी ताकत से उस पर बरस पड़ा, मानो यह उसकी योग्यता का आकलन करने वाली दो ठंडी आंखें हों। यह स्वर्गीय आदेश है, या आपके शब्दों में, स्वर्गीय दुनिया का सार्वभौमिक कानून है। यह ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। दांते ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने बेटे के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी स्थिति पहले से ही ज्ञात थी, और जैसे ही स्वर्गीय आदेश प्रकट हुआ, डेमियन की चेतना भी एक अलग क्षेत्र में लुप्त होने लगी, जिससे वह अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हो गया। मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ, हालांकि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आप मेरे सिर पर एक बाल भी नहीं छू पाएंगे। डेमियन ने अपनी पूरी कोशिश की और अंततः मुस्कुराने के लिए खुद पर दबाव डालते हुए एक आंख खोलने में कामयाब रहा। धन्यवाद मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। वह अभी तक यह शब्द नहीं कह सका, लेकिन दांते नाराज नहीं था। बस यह तथ्य कि यह उसकी जीभ की नोक पर बैठा था, पर्याप्त था। दांते अपने चेहरे से दुहक पोंछते हुए आखिरी बार मुस्कुराए। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। यह बात हमेशा याद रखना। जैसे ही उसका शरीर उन कणों में बदल गया जो स्वर्गीय आदेश में बह गए, डेमियन की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने उन्हें बंद कर दिया। एक पिता हो, उसे इस अनुभूति का ज्यादा अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन यह बुरा भी नहीं था। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। और यदि वह उस महत्वपूर्ण रिश्ते को ठीक से पुनः प्राप्त करना चाहता है जो उसके जीवन से गायब हो गया था, मुझे इस सीमा को तोड़ना होगा। उसका मन तैयार था, उसका शरीर भी तैयार था, और उसकी आत्मा भी तैयार थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके अस्तित्व को ऊंचा उठाने का समय आ गया था। लेकिन डेमियन को पता नहीं था कि स्वर्गीय आदेश केवल इतने लंबे समय तक ही कायम रह सका। शायद यह उसके लौकिक पुनर्जन्म की शुरुआत कर सकता है, लेकिन यह इसका पूर्ण समर्थन कर सकता है या नहीं, यह अभी भी एक सवाल था। स्वाभाविक रूप से इस समस्या का समाधान तो था, लेकिन इसे समझने के लिए बाहरी दुनिया पर नजर डालनी होगी। चाहे वह ब्रह्मांड बपतिस्मा हो या ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म, प्रक्रियाएं समान थीं, और दिखावे भी कुछ हद तक प्रतिबिंबित थे। ठीक वैसे ही जैसे डेमियन के बपतिस्मा के दौरान उसके चारों ओर कानून की एक विशाल दीवार बन गई थी। यह कोई सुरक्षा तंत्र नहीं था, बल्कि स्वर्गीय आदेश के प्रभाव के कारण बना एक प्राकृतिक उदाहरण था। दांते की बाधा के लुप्त होने और उसकी आत्मा के टुकड़े के बलिदान के साथ दुनिया पर कानून का दबाव बढ़ गया, और तुरंत इसे प्राचीन युद्ध के मैदान पर लगभग हर देवता ने देखा। वे सभी पहले ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म से गुजर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस घटना को एक ही चीज के रूप में आंकने में सक्षम नहीं था। आखिरकार स्वर्गीय व्यवस्था के साथ यह उनकी पहली मुठभेड़ थी। इसलिए विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए। कुछ लोगों ने सोचा कि यह वास्तव में एक ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म था, जबकि अन्य का मानना था कि किसी प्रकार का स्वर्गीय खजाना बन रहा था। चाहे उनका कारण कुछ भी हो, दिव्यताएं डेमियन की स्थिति पर एकत्रित होने लगीं। अपने ब्रह्मांड बपतिस्मा की तरह डेमियन युद्ध क्षेत्र के बीच में ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म से गुजर रहा था।
लेकिन उस समय के विपरीत यह इतना अव्यवस्थित नहीं था। उस समय चारों ओर से सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं और सहयोगियों की कुल संख्या दसियों या करोड़ों में थी, जिससे एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जिसने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। हालांकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लगभग इतने सारे देवता नहीं थे और उनमें से बहुत से लोग खुद को कहीं जाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से एक उन्मादी नरसंहार बन जाएगा। इसलिए जल्द ही शुरू होने वाली लड़ाई में लगभग 4000 लोग शामिल थे। नॉक्स पक्ष में यह मुख्य रूप से कार्मिक सम्राट की सेनाएं, अमर रक्त असुर जैसे गद्दार और कुछ आत्मा सम्राट और अमानवीय सम्राट के गुटों से थे। इस बीच ग्रैंड हेवंस सीमा का हिस्सा कम बिखरा हुआ था। आखिरकार तांग लिंगजी जो कुछ भी हुआ उसे देखने के लिए वहां मौजूद था। उसने अलुकार्ड और उनकी सेनाओं को बुलाया, जिनकी संख्या युद्ध की शुरुआत के बाद से काफी बढ़ गई थी, और उन्हें स्थिति की वास्तविकता समझाई। उनमें से 1500 लोग अपने भविष्य की रक्षा के लिए यहाँ आए थे, वह आशा जो उन्हें जीत दिलाएगी। यह ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के पास मौजूद कुल बलों का आधा था। वे और भी लाते। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे जिद्दी देवता भी डेमियन की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, क्योंकि जो लोग स्वार्थी थे वे भी उसके साथ सकारात्मक संबंध बनाने और उसके विकास को बढ़ावा देने के मूल्य को समझते थे। यह कैसा दिखेगा जब कोई व्यक्ति जो निम्न अस्तित्व के रूप में डेमिगॉड्स को मार सकता था, उनके स्तर पर चढ़ गया। यह स्पष्ट था कि उसके बुरे पक्ष में होना एक पूर्ण पाप था। फिर भी पिछली बार की तरह डेमियन युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया, और जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए, एक कानून की बाधा की रक्षा कर रहा था और दूसरा उसे भेदने का इरादा कर रहा था, हवाएं शांत हो गईं। यहाँ तक कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र को भी शांत होना पड़ा, क्योंकि आने वाली टक्कर इतने बड़े पैमाने की थी जो युद्ध की शुरुआत के बाद से नहीं देखी गई थी।